ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली डियर पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ लो। और ये है आप सभी का सबसे मोस्ट अवेटेड लेक्चर, जो कि है नाजियम एंड द राइज ऑफ हिटलर के लिए। अब अगर तुम लेक्चर देखने के लिए आओ तो भाई वीडियो बंद करके चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेक्चर नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं हिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूं, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कहानी का बाय प्रोडक्ट है कि तुम हिस्ट्री पढ़ लेते हो। अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो, तुमको नहीं पता चैनल के वाइब का, तो चैनल के वाइब बिल्कुल भी सर वाले नहीं है, तो मेरे को सर मत बोलना प्लीज। भाई भैया दोस्त जो भी बोलना हो बोल सकते हो। पर आज हम देखेंगे नाजियम द राइज ऑफ हिटलर। पूरी स्टोरी बताऊंगा कैसे नाजीज ने बिल्कुल दिमाग कैप्चर किया। भाई तुमको मजा आएगा, मतलब ना इसको चैप्टर की तरह ट्रीट करो, ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ लो, पर जेन्युइनली ये एक ऐसा चैप्टर जब तुमको बोलूंगा कि भाई इसमें हिटलर की मेंटालिटी को समझो। क्योंकि हिटलर था खतरनाक इंटेलिजेंट आदमी। उसने भले कितने भी गंदे काम किए हो, पर उसकी जो इंटेलिजेंस थी ना, उसको कोई तोड़ नहीं है। एकदम रावण की माफिक था वो। रावण था ना बिल्कुल इंटेलिजेंट, पर फिर भी उसने उल्टा सीधे काम किए। सिमिलरली इसने भी वही किया, पर समझना इस बात को ध्यान से। दूसरी चीज, मैं हमेशा की तरह तुम्हें स्लाइड का एक एक लाइन नोट करके बताऊंगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो मैं पूरी स्लाइड का जिस्ट बताऊंगा, तुम्हें स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें समझना जरूरी है। बाकी जो चीजें तुमको याद करने वाली वो मैं तुम्हें बार बार यहां पर बोलकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि हिटलर ने ऐसा किया, हिटलर ने ऐसा किया, हिटलर ने ऐसा किया, नहीं। मैं तुम्हें समझा दूंगा हिटलर ने ऐसा किया। और जो चीज तुम्हें याद करने वाली, जो तुमको खुद को याद करनी पड़ेगी, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो नाम है, जो डेट्स हैं, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूं, क्योंकि वो तुम्हें याद करनी। पर मैं तुम्हें बताते चलूंगा, ऐसा नहीं पर मैं उसके ऊपर बैठा नहीं रहूंगा आधे घंटे तक, ठीक है। इसी के साथ में, इसीलिए हमारे सारे लेक्चर्स बनते हैं बिल्कुल एनरिचिंग और यूट्यूब के ऊपर सबसे शॉर्ट और क्रिस्प लेक्चर के साथ में स्टार्ट करते हैं हिटलर की कहानी प्रणय चौहान की जुबानी। आहा, बिल्कुल शायराना अंदाज में, पूरी फील के साथ में। लाइट साइट ऑफ कर दिया और बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं बिल्कुल इसमें स्टोरी के अंदर तुमको डीप लेके चलूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि ईयरफोन्स लगा के रखो अगर हो सके तो। एंड लेट्स बिगिन नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9th हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहानी से। अब देखो, हम सारी कहानियों से स्टार्ट करने वाले। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैप्टर का जिस्ट क्या है ना। मैं जनरली क्या करता हूं, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि चैप्टर के अंदर होने वाला, ताकि तब जब तुम पढ़ने लगो तब तुम्हें ऑलरेडी चीजें पता हो, ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर में हम दो हिस्से में डिवाइड करने वाले। एक कि जर्मनी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, मतलब हिटलर ने क्या क्या किया। और दूसरा जो है इसका मतलब चैप्टर का जो सेकंड हाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर के दिमाग के ऊपर है। हिटलर्स ब्रेन, मतलब हिटलर दिमाग में कैसे सोचता था और हिटलर की पूरी पार्टी कैसे सोचती थी और उसने लोगों को कैसे कन्विंस किया। भाई हिटलर ने लोगों के दिमाग में घुस के इतना गोबर भरा है, इतना गोबर भरा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और लोगों ने उस गोबर को खुशी खुशी वेलकम किया, जैसे कि मोगरे के फूल बरस रहे हैं। पर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हिटलर के पास था दिमाग, खतरनाक दिमाग। तो जो सेकंड हाफ है ना चैप्टर का, वो बस हिटलर की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और हम उसके ऊपर बहुत, इसके ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर पहले हमको देखना है कि एक्चुअली हिटलर के कारण जर्मनी में, हिटलर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जर्मनी में क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद में सेकंड हाफ में हम पूरे सिर्फ हिटलर का दिमाग को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भैया, हेलमुथ कौन है? देखो, हेलमुथ की एक स्टोरी है 1945 में क्या होता है। चलो अब हम ना थोड़ा स्टोरी वाली वाइब्स रखते हैं, तो मैं इसलिए स्लाइड्स वगैरह पे कम फोकस करूंगा। पेंसिल से छोड़ दिया, बिल्कुल तुम और मैं बात करेंगे, स्लाइड्स को छोड़ देना। हेलमुथ नाम का एक लड़का है, जो कि 1945 की एक छोटी सी स्टोरी है। हेलमुथ नाम का लड़का है, इसकी ना नींद खुलती है, क्योंकि इसके मम्मी पापा बाहर। भाई बिल्कुल स्टोरी की तरह ट्रीट करना, हाँ बिल्कुल स्टोरी की तरह। ये चैप्टर नहीं है, ये एक स्टोरी है जो हमारे मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, स्टोरी की तरह ट्रीट करना, कहानी की तरह ट्रीट करना। मेरी बात सुनते चलो, ऐसा समझना कि तुम्हारे दादाजी तुमको कहानी सुना रहे हैं। दादाजी नहीं यार, मैं इतना बूढ़ा नहीं लगता ना, कोई बात नहीं। हेलमुथ नाम का एक लड़का है, ठीक है। ये 11 साल का लड़का है। 1945 की बात है कि मतलब ये एक कहानी है। क्या होता है कि हेलमुथ ना, उसकी नींद खुलती है, ऐसे वो नींद से उठ के देखता है और उसको दिखता है कि उसके मम्मी पापा बात कर रहे हैं आपस में। उसके मम्मी पता है क्या बात कर रहे होते हैं? उसके पापा ये बोल रहे होते हैं कि हम खुद को मार डालते हैं। मतलब तुम सोचो कि उसको सुनाई देता है कि उसके घर वाले सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। फिर अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन ये लोग बढ़िया जाते हैं कहीं पार्टी वार्टी करने, और जब इसके पापा घर आते हैं तो इसके ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि इसके पापा ने खुद को गोली मार ली। क्यों गोली मारी? उसका रीजन था कि इसके मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे कि इससे पहले हमें बाहर से लोग प्रताड़ित करें, हम खुद की जान ले लेते हैं। मतलब लोगों के अंदर इतना खतरनाक खौफ था, क्योंकि ये हिटलर के फॉलोअर्स थे, और 1945 के बाद में हिटलर के फॉलोअर्स को लपेट लपेट के पीटा गया था। तो इन लोगों को इतना डर था कि हमने हिटलर को फॉलो किया, कि इतना खतरनाक डर था कि अब जो हिटलर के अगेंस्ट जितने भी लोग हैं, जो पूरी दुनिया है, वो हमारी बहुत हालत खराब कर रहे हैं, इससे पहले हम खुद को मार डालते हैं। इस लेवल का खौफ था, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तुम लोगों में से सबको नाजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। और ये भी पता होगा कि हिटलर जो था, उसका एक बहुत अच्छा ट्रेड था कि वो जर्मनी को सुपर पावर बनाना चाहता था दुनिया की। मतलब जर्मनी एक छोटी सी कंट्री को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनाना चाहता था। और उसने ज्यूज लोगों को बहुत मारा। ज्यूज मतलब एक टाइप के लोग होते हैं, मतलब अलग अलग रेस के, ठीक है। ये जनरली शायद हमारे वहां के रीजन के होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडोनेशिया साइड, नहीं इंडोनेशिया नहीं, बट हाँ, ये ज्यूज पीपल, ज्यूज आर अ काइंड ऑफ, मतलब एक रिलीजन मान लो, ठीक है। चलो, और नाजिज्म जो है उसने क्या किया, उसने ज्यूज को बहुत नफरत की, बहुत नफरत करता था हिटलर ज्यूज से। मतलब इतनी नफरत करता था कि उनको जिंदा जला देता था, इतनी नफरत थी। और इसने
बिल्कुल एक सिस्टम के साथ में, एक स्ट्रक्चर के साथ में लोगों का ब्रेन वॉश किया, और ताकि पूरी जर्मनी ज्यूज को हेट करने लग जाए। ठीक है, तो दिस इज अ वॉर बिटवीन द जर्मन्स एंड द ज्यूज। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि नाजिज्म किसके बारे में। सबसे पहले हमें देखेंगे कि कैसे नाजिज्म के मतलब कैसे नाजिज्म किसको बोलते हैं। नाजिज्म मतलब होता है कि हिटलर की जो पार्टी थी उसका नाम नाजी था, और उसके जो फॉलोअर्स थे, उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसकी मेंटालिटी थी, उसको हम नाजिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे एक जीनोसाइडल वॉर हुआ। जीनोसाइडल वॉर मतलब कि ऐसा वॉर जिसके अंदर आप एक पूरी नस्ल को या एक पूरे रिलीजन को जड़ से उखाड़ के खत्म कर देते हो, मतलब पूरी उसकी नस्ल को खत्म कर देते हो। कैसे ऐसा वॉर हुआ, कैसे लाखों लोग मरे 6 मिलियन ज्यूज, 60 लाख ज्यूज की डेथ हुई, 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पॉलिश सिटीजन, 70,000 जर्मन, ऐसे करके कैसे करोड़ों लोगों की हत्या हुई, और लोगों ने फिर भी हिटलर को भगवान माना। ये कैसे हुआ वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, नाजिज्म ने कैसे अपने किलिंग सेंटर्स बनाए, मतलब प्रॉपर एक सेंटर होता था जिसके अंदर लोगों को भर के उन पे गैसेस डाली जाती थी, और गैसेस से उनकी मौत हो जाती थी कुछ ही मिनटों में। ये सब सिनेरियो कैसे हुआ वो आज हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं सिनेरियो बताता हूं वर्ल्ड वॉर 1 का। चलो वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी पे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हमारा 1914 1918 के आसपास हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कौन कौन सी दो पावर्स लड़ रही थी। एक जो पावर थी, मतलब दो मेजर पावर्स लड़ रही थी दुनिया की, एक थी एलाइज और एक थी सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर में आपका जर्मनी आ गया, लग्जमबर्ग आ गया, ऑस्ट्रिया हंगरी आ गया, ये सब जो ऑरेंज कलर के, और दूसरी हो गई एलाइज जो कि पूरा रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया। तो ये दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही थी, मतलब ये पर्पल पर्पल एक टीम में और ये एक टीम में। ठीक है, और न्यूट्रल ऑक्यूपाइड बाय सेंट्रल पावर्स। तो कुछ कुछ ऐसे रीजन, मतलब पूरा तुमको मैप बता रखा है, यूरोप के आसपास का पूरा मैप है ये। ठीक है, अब ये जो मैप हुआ, इसके ये जो वॉर हुआ, इसके अंदर देखो सेंट्रल पावर्स में जर्मनी थी, ये था, मतलब चार कंट्रीज थी, और एलाइड पावर्स में इतनी सारी कंट्रीज थी। तो इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। जंग कैसे छिड़ी, देखो सिंपल सी बात में तुमको ज्यादा डिटेल में नहीं आता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि एक कंट्री की दूसरी कंट्री से लड़ाई हो गई, है ना, मतलब यहां की एक कंट्री की यहां की एक कंट्री से लड़ाई हो गई। ठीक है, अब जब इनकी लड़ाई हुई तो इनके जो दोस्त थे वो आने लग गए। ऐसा नहीं होता जैसे कि हमारी लड़ाई होती है स्कूल के अंदर कि तूने मेरे को मारा कैसे, मैं मेरे दोस्तों को बुलाऊंगा, वो उसके दोस्त को बुलाता है, हाँ भाई फटाफट आ जा, 10 बंदे लेके आ जा, लड़ाई हो गई है। तो जैसे 10 बंदे लेके आए ना, वैसे हर एक कंट्री ने अपनी अपनी दोस्त कंट्रियों को बुलाया, और ऐसे करके एक छोटी सी लड़ाई जो थी वो राई का जो है पहाड़ बन गया, और ऐसे करके पूरी लड़ाई जो है वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई, इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हिस्टोरिकली। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो भाई हमको ये बात पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो जर्मनी जो है बुरी तरीके से हार गया। पहले तो ये बड़े ताव ताव में चले थे कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, पर अब हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर जितनी भी पार्टीज हैं इन सब ने क्या किया, आराम से इन सबको हरा दिया। तो जर्मनी जो है बिल्कुल बिल्कुल डंडे पड़ गए जर्मनी को, इतनी बुरी तरीके से हार गया। अब जब जर्मनी हार गया तो क्या हुआ, तब हुआ बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। मतलब जब जर्मनी हार गया तो क्या हुआ, एक बहुत ही खतरनाक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई। ठीक है, मुझे पता नहीं मैंने स्लाइड्स में इतनी इंफॉर्मेशन लिखी कि नहीं लिखी, ठीक है, पर हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी जो था वो पूरी तरीके से हार गया। देखो शुरू में तो बिल्कुल पावरफुल चल रहा था, है ना, शुरू में जर्मनी ने बिल्कुल फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लेता। मतलब ये जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पूरा ऑक्यूपाई कर लेता, मतलब ये जो रीजन था बिल्कुल फ्रांस के जर्मनी के पास आ गया था। अब क्या हुआ, जर्मनी का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे था। अब क्या हुआ, दिक्कत ये हुई कि एलाइज जो है उन यूएस की एंट्री होती है 1917 में। इससे पहले यूएस लड़ नहीं रहा था, यूएस में लगा कि तुम तुम्हारा देख लो, पर अब यूएस क्या हुआ 1970 में यूएस ने भी पार्टिसिपेट कर लिया, और जर्मनी के साथ नहीं क्या, एलाइड पावर्स के साथ में क्या। ठीक है, दो पावर्स है सेंट्रल और एलाइड, तो ये जो यूएस है ना, ये एलाइड पावर्स के साथ में चलेगा। और जब यूएस ने भाग लिया तब भाई सबकी फट गई, क्योंकि यूएस इतनी बड़ी कंट्री, उसके सामने कौन लड़ेगा। तो इसलिए आराम से ये जर्मन जो थे उसने घुटने टेक दिए और बुरी तरीके से हार गया। मतलब 1918 नवंबर में ये हार गए, याद रखना नवंबर 1918। ठीक है, ये लोग हार गए। अब जब ये लोग हारे तो भाई बहुत ही बेइज्जती हुई, और जब ये लोग हारे तो एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या होती है, पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का मतलब ये है कि भाई बेसिकली एक ऐसी ट्रीटी होती है, देखो जब भी दो लोगों के बीच में समझौता होता है, लड़ाई होती है, तो आखिरी में उसको सॉर्ट करने के लिए समझौता तो होता ही है। भाई तुम कितनी माराकुटी कर लो, कितना ही मारो धो, एक दूसरे की जान भी ले लो, मतलब सब कर लो, पर आखिरी में एक समझौता तो होता है। उसी समझौता को यहां पे बोला है पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स। पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स का मतलब क्या है कि ऐसी ट्रीटी कि भाई आगे चल के कोई भी वॉर ना हो। पर ऑब्वियस बात है ट्रीटी फेल हो गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। पर कहने का मतलब क्या था कि एक ऐसी ट्रीटी साइन की गई सारी, मतलब जर्मनी और बाकी सारी कंट्रीज के बीच में कि भाई अब यहां पर कोई भी वॉर नहीं होगा, अब चुपचाप बैठना। पर ये जो ट्रीटी थी ना, ये जर्मनी के ऊपर बहुत हार्श थी। मतलब जर्मनी की सारी पावर छीन ली, कुछ भी पावर नहीं बची, और जर्मनी के ऊपर डेमोक्रेसी थोप दी गई। और जो डेमोक्रेसी थोपी गई उसका नाम था वीमार रिपब्लिक। ठीक है, मतलब बेसिकली हुआ क्या कि अब जर्मनी जो है उसको तो वो तो हार गया पूरी तरीके से। अब जब जर्मनी हारा तो ऑब्वियस बात है कि जर्मनी के ऊपर जो जर्मनी का एम्परर था उसका एब्डिकेशन हो गया। मतलब ये खुद राजपाट छोड़ के निकल लिया। इसको लगा कि भाई अपनी तो है यहाँ पर 12 बजने वाली, इससे पहले तो अपन खुद ही निकल जाए से। अब इसने क्या किया, जितनी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी अब उनके पास में चांस आ गया कि वो जर्मन पॉलिटिक्स में घुस पाए, है ना। भाई इसके पहले जो राजा था, क्या हुआ, सुनो मेरी बात, जर्मनी ने वॉर लड़ा, वर्ल्ड वॉर 1, जर्मनी बुरी तरीके से हार गया नवंबर 18 में। जब जर्मनी हारा तो वहां का जो राजा था वो निकल लिया, उसने बोला कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो जा रहा हूं। अब जैसे वो निकला तो जर्मनी के अंदर आगे उथल पुथल कि भाई कौन राज करेगा। तो ऐसे करके जितनी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, जो कुछ छोटी छोटी पार्टीज इवॉल्व हो रही थी जर्मनी में पहले भी,
उन पार्टीज को चांस मिल गया कि अब हम पार में आ सकते हैं, ठीक है। तो एक नेशनल असेंबली बनी वेमार के अंदर और वहां पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया, मतलब फाइनली यहां पर जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी आई। अब तुम सोचोगे कि भैया तो हैप्पी एंडिंग हो गई, क्योंकि जर्मनी तो डेमोक्रेसी सबको ही चाहिए होती, पर यहां पर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, क्योंकि यहां के लोगों को ऐसा लगा कि डेमोक्रेसी हमने खुद से नहीं ली, हमारे ऊपर थोपी गई। और इन लोगों के अंदर, जो जर्मन के लोग हैं ना, जर्मनी के जो लोग हैं, इनके अंदर यूनिटी बहुत थी। मतलब इनको लगता था ये देश के लिए बहुत ही डेडिकेटेड थे, और इनको लगता था कि भाई हमारे देश के ऊपर कोई कैसे थोप सकता है, किसी के बाप का राज है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करके इनको बड़ा गुस्सा आया, तो इनको डेमोक्रेसी भी वो रास नहीं आई। डेमोक्रेसी थी पर वो बर्बाद डेमोक्रेसी थी, ठीक है। डेप्यूटीज ने क्या क्या इलेक्ट किया भाई, तो पार्लियामेंट ऑफ रीस्टैग, ठीक है। जर्मन पार्लियामेंट और रीस्टैग, ये रीस्टैग नाम याद रखना, रीस्टैग मतलब जर्मन पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहाँ पे हम सांसद बोलते हैं ना, या हमारे पास संसद बोलते हैं ना पार्लियामेंट को, ठीक है, वैसे यहाँ पर रीस्टैग बोलते हैं। कैसे भाई, यूनिवर्सल वोट्स हो गया है ना, मतलब ये जो अब जो गवर्नमेंट बन रही थी जर्मनी के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, वो बिल्कुल यूनिवर्सल लॉज के साथ बन रही, मतलब उसमें विमेन को भी वोटिंग का राइट था, सबको वोटिंग का राइट था, मतलब बिल्कुल प्रॉपर गवर्नमेंट बन सकती थी। पर लोगों के अंदर ये दिमाग में फीड किया गया कि भाई ये डेमोक्रेसी हम पे थोपी गई है और हमारी हार का सबूत है, और लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई हम डेमोक्रेसी लेते तो खुद से लेते, हमारे ऊपर थोपना मत। तो इनको लग रहा था, इनको ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था कि देखो हम हार गए, इसलिए हमारे ऊपर डेमोक्रेसी थोप दी गई, ठीक है। अब जो वर्सेस की ट्रीटी थी, ये इतनी घटिया थी कि सबसे पहले तो इसने थोप दिया डेमोक्रेसी, उसके साथ में इसने जर्मनी ने क्या क्या लूज किया। जर्मनी ने अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनीज लूज कर दी, मतलब जर्मनी ने जो अपनी जितनी भी कॉलोनीज बना रखी थी अलग अलग देशों में, जो जो उसकी कॉलोनीज थी वो सारी उसने लूज कर दी। जैसे इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था पहले, वैसे ही जर्मनी ने भी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी अलग अलग कंट्रीज में, तो वो उससे छूट ली गई। 1/10 ऑफ पॉपुलेशन इसकी चली गई, 13% इसके टेरिटरीज का छीन लिया गया, और 75% इसके आयन का और कोल का और इन सब का जो भी मेजर इसके इसमें रिसोर्सेज थे, जो जर्मनी जिसमें रिच था, उसके जो रिसोर्सेज थे वो सारे छीन ले गए। अब एलाइड पावर्स ने क्या किया, इसने जर्मनी को डीमटेरियलाइज कर दिया, मतलब इसके पास में कोई भी पावर नहीं छोड़ी। अब जर्मनी जो था वो बस एक डेमोक्रेसी बन के रहेगा था, और वो बिल्कुल घटिया डेमोक्रेसी बन के रहेगा था। और साथ में ये जो पूरा वॉर हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी जर्मनी को ठहरेगा, मतलब जितने भी एलाइड पावर्स थे ना, उन्होंने बोला कि जर्मनी के कारण वॉर हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हार गए वो, है ना। अब जो हारी हुई पार्टी उसके आप कुछ भी ब्लेम कर दो, तो जितनी भी एलाइड पावर्स थी ना, उनको भी कुछ ना कुछ तो बोलना था अपनी पब्लिक को कि तुम अल्टीमेटली देखो, वॉर से कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ। जब भी वॉर हुआ तो सारी कंट्रीज में नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि एलाइड पावर जीत गई तो उनका नुकसान नहीं, उनका फायदा नहीं भाई, नुकसान सबका हुआ, लोग सबके मारे, पैसा सबका गया। तो उन्होंने जवाब देने के लिए पता है सारा जो इल्जाम था किस पे थोप दिया, बोला जर्मनी ने किया, हमने तो कुछ किया नहीं मैडम, हम तो जानते नहीं ये इसने किया है। तो अब जर्मनी के ऊपर थोप दिया, और जर्मनी को 6 बिलियन यूरोस का एक डेट हो गया। डेट मतलब उधार, कि तुमने जो ये वॉर कराया ना, इसका कॉम्पनसेशन भरो, अब इसका जुर्माना भरो, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ वॉर, अब वॉर में क्या क्या हुआ, तो देखो जितने भी लोग थे वो बहुत ही साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियली बिल्कुल हालत खराब हो गई थी जर्मनी के, मतलब सारे जो लोग थे उनको डिफीटेड फील होता था, वो बिल्कुल ऐसे रहते थे कि भैया हम तो हारे हुए एक टीम के लोग हैं, ठीक है। ये जो जर्मनी थी, ये क्या था, मतलब पूरा जो यूरोप था, एंटायर यूरोप वाज अ क्रेडिटर, मतलब ये पहले सबको लोन देता था, इसका इतना पैसा होता था कि सबको लोन देता था। पर देखते ही देखते वॉर के 4 साल के बाद में पूरी कायनात पलट गई, पूरी जो जज्बात बदल गए। जज्बात बदले मतलब कैसा कि जो यूरोप पहले सबको लोन दे रहा था, अब उसको भीख मांगनी पड़ रही थी पैसों की। वेमर रिपब्लिक जो था उसको सारे जो, अब देखो ऑब्वियसली बात है, जो वॉर हुआ वो तो पुराने राजा के कारण हो ना, जो तो निकल गया। अब उसकी जो सजाएं थी, उसकी जो गलतियां थी, उसकी सजाएं वीमार रिपब्लिक को मिल रही थी। और वीमार रिपब्लिक के लोगों को बोला रहा था कि 6 बिलियन यूरोस दो, जितना भी हम बोल रहे हो सब करो। ये सारी अलाइड पावर्स उसको थोपे जा रही थी, क्योंकि अलाइड पावर जीत गई थी, है ना। तो जर्मनी जो है वो पहले नीचे आ गया था। अब जितना भी बर्डन था, जितना भी गिल्ट था, जितना भी ऐसा था ना कि मतलब वो वॉर की जो था कि भाई हमारे कारण वॉर हुआ है, लोगों के अंदर वो फीड कर दिया। तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हम बहुत बुरे लोग हैं, हमारे कारण वॉर हुआ है और हमारे ऊपर डेमोक्रेसी थोप दी गई, तो लोगों के अंदर नेक्स्ट लेवल गुस्सा था, ठीक है। चलो, जितने भी लोगों ने वेमार रिपब्लिक का सपोर्ट किया, अब देखो ये बात ध्यान से सुनना, जो भी लोग वेमार रिपब्लिक का सपोर्ट कर रहे थे ना, उनको कंट्री के अंदर निचली नजरों से देखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो जिसको हमारे ऊपर थोपा है। वेमार रिपब्लिक, हम लोगों ने वेमार रिपब्लिक को कभी अपनाया नहीं, जबकि वो डेमोक्रेसी थी, अच्छी भली डेमोक्रेसी बढ़ सकती थी, पर लोगों को ऐसा लगा कि नहीं भाई ये थोपी हुई है, हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब वो फेंके हुए पैसे मैं नहीं लेता। तो जो लोग भी वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे ना जर्मनी के, उनको लोग गालियां देते थे कि तू सपोर्ट क्यों कर रहा है उसको, वो तो थोपी हुई चीज है, हम ये हमारी हार का प्रतीक है, मतलब वी लॉस्ट इट एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस, मतलब ये हमारी हार को बिल्कुल दिखा रहा है सब लोगों के सामने कि वीमार रिपब्लिक हमारी हार के कारण बना, तो तू कैसे हमारी हार का सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। चलो, इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था, जो उनको सपोर्ट करते थे इनको नवंबर क्रिमिनल्स ऐसा बोला जाता था कि इनके कारण ही वॉर हुआ है, यही लोग थे जिन्होंने वॉर करवाया होगा, ठीक है। तो मतलब इतनी खतरनाक वो बन रही थी, तो लोगों का जो माइंडसेट था वो 1930s तक पूरा तरीके से बदल गया था, ठीक है। 1930s तक आते आते लोगों को लगा कि भाई जितने भी लोग वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल नालायक और मूर्ख लोग हैं, क्योंकि वो अपने देश के द्रोही, अपने देशद्रोही हैं वो, ठीक है।
अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, एक डीप इंप्रिंट पड़ गया, ठीक है। अब यूरोपियन सोसाइटी जो थी उसके अंदर ना लोगों को लगा कि नहीं भाई सोल्जर्स बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर लड़के आए हैं, है ना। तो यूरोप के अंदर जितने भी लोग थे, जर्मनी के अंदर जो भी लोग थे, सबको ऐसा लगता था कि भाई सोल्जर्स जो भगवान के बराबर है। तो सोल्जर्स को हमेशा सिविलियन से ऊपर रखा जाता था। पॉलिटिशियंस, पब्लिसिस्ट, ये जितने भी लोग थे, जितने भी पॉलिटिशियन हो गए, न्यूज़पेपर वाले हो गए, इन्होंने हमेशा ये बोला कि मेन जो है उनको मैस्कुलिन होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, ताकि अगली बार हम कभी वॉर नहीं हारे। तो सब लोगों ने फोकस किया कि भाई सोल्जर जो सबसे बड़े होते हैं, सोल्जर सबसे बड़े होते हैं। पर एक्चुअली ना सोल्जर्स की जो जिंदगी थी ना वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ही घटिया थी। मतलब ये देखो, ये द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच मतलब इनको हम ट्रेंचेस बोलते हैं, ये जो तुमको गड्ढे दिख रहे हैं जिसके अंदर ये सोल्जर्स हैं, इनको हम ट्रेंच बोलते हैं। मीडिया ने हमेशा इसकी तारीफ की कि भाई ये देखो ट्रेंच लाइफ ऐसी होती है। अब देखो ऐसे करके जो क्या हो, जितना भी वॉर प्रोपेगेंडा था, वॉर प्रोपेगेंडा मतलब कि भाई सब लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर सिस्टमेटिकली फीड किया जा रहा था कि भाई वॉर करो, मैस्कुलिन बनो, लड़ना है लड़ना है लड़ना है, कर करके दिमाग लोगों का इतना भरता बना दिया सबका कि सबके दिमाग में बस दिन रात बस एक ही बात चलती थी कि लड़ाई करना है, लड़ाई करना है, लड़ाई करना है, सोल्जर बनना है, सोल्जर बनना है, सोल्जर बनना है। ऐसे करके लोगों का दिमाग जो है वो रखा गया और धीरे धीरे करके कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की जगह बनती गई। कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप मतलब जैसे हिटलर वाज अ डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब कि भाई एक ही राजा है जिसका पूरा राज चलेगा, ठीक है। अब देखो डेमोक्रेसी जो है वो थी तो सही, वेमार रिपब्लिक था तो सही, पर ये बहुत ही यंग थी, ठीक है। अब देखते पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल ही डिफरेंट होना, मतलब जैसे कि मुझे ब्लैक पसंद है तो तुमको बिल्कुल व्हाइट पसंद है, तो ये हमारे बीच के थॉट्स में कितने डिफरेंस आ गए, है ना। मतलब कहने का मतलब ब्लैक व्हाइट का मतलब वो नहीं है, पर डिफरेंस समझो तुम थॉट का। जैसे कि मेरी इच्छा हो रही है कि भैया हम तो कश्मीर घूमने चलते हैं और तुम बोल रहे हो कि कन्याकुमारी घूमने चलते हैं, तो डिफरेंस हो गया इतना। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म मतलब कि लोगों की जो पॉलिटिकल सोच थी वो बहुत अलग थी, बीच का कोई रास्ता नहीं था, एक कोई अलग ही एक्सट्रीम सोच रहा है, एक कोई अलग ही एक्सट्रीम सोच रहा है। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इकोनॉमिक क्राइसिस बैकअप देखो, वीमार रिपब्लिक क्या हुआ, वीमार रिपब्लिक के साथ साथ एक स्पार्टसिस्ट लीग भी बनी। स्पार्टसिस्ट लीग किसके ऊपर बनी हुई थी, दिस वाज बेस्ड ऑन द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। अब देखो रशिया के अंदर हमने सोशलिज्म इन रशिया पढ़ा था ना, तो बेसिकली रशिया के अंदर क्या हो रहा था कि रशिया के अंदर सोशलिज्म आ रहा था, ठीक है। सोशलिज्म मतलब लोग जो है धीरे धीरे हमारी जो जितनी भी सोच है वो रिपब्लिकन से सोशलिज्म में शिफ्ट करते हैं कि भाई सोशली सब लोग इक्वल होने चाहिए, मतलब सब लोगों के पास में इक्वल लैंड, वो ये जो पूरा जो वो था ना उनका जो पूरा ज्ञान बांटता रहता था सोशलिज्म का। तो अब धीरे धीरे करके स्पार्टसिस्ट लीग यहां पर बनी जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी, है ना। ये जितने भी सोवियत थे ना अपनी, जैसे रशिया के अंदर क्या होता था कि सब लोगों ने अपने अपने सोवियत बना रखे थे। सोवियत मतलब कि भाई वर्कर्स का ग्रुप हो गया, ठीक है, फिर मनी लेंडर्स का ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद में इसका ग्रुप हो गया, ऐसे करके कुछ ग्रुप बनाते। तो यहां पर भी लोगों को लगता है कि हम ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं और सब ग्रुप्स को इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने इसका अपोज किया, जैसे सोशलिस्ट हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, कैथोलिक्स हो गए, ये सब वेमार में है और इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ऊपर चालू कर दी चर्चा कि भैया ये तो तुम गलत कर रहे हो। और इसके बाद अब देखो क्या हुआ कि स्पार्टसिस्ट और वीमार रिपब्लिक इन दोनों के बीच में मनमुटाव चालू हो गया। वीमार रिपब्लिक ने क्या किया, इस पूरे के पूरे जो अब धीरे धीरे करके स्पार्टसिस्ट लीग बढ़ रही थी, लोगों के बीच में डिमांड बढ़ रही थी कि अरे भाई ये तो नया थॉट है, नया थॉट है। सब लोग नए देख के बिल्कुल ये तो फैंसी नाचने लग जाते हैं, स्पार्टसिस्ट की तरफ चलेंगे हम भी। पर क्या हुआ कि वीमार रिपब्लिक ने इनको दबा दिया, बोले कि नहीं भाई हम ही रूल करेंगे यहाँ, तो मतलब डेमोक्रेसी ही चलेगी, तुम अपना फालतू का नया नाटक लेके मत आओ हमारे सामने, ठीक है। जैसे कि फ्री कॉप्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसके साथ में वॉर करा के खत्म कर दिया उसको, ठीक है। जितने भी स्पार्टसिस्ट थे उनको गुस्सा आ गया, है ना। अब जो भी स्पार्टसिस्ट को फॉलो करते थे उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी फॉर्म कर ली। तो बेसिकली तुम सोचो कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब सबसे पहले तो ये होगा कि आप डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं रख रहे हो, आप इक्वलिटी में बिलीव ही नहीं रख रहे हो। कम्युनिस्ट का मतलब ही होता है, कम्युनिस्ट मतलब कि आप एक कम्युनिटी के फॉर्म में चलना चाहते हो, ठीक है, एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो देखो तुम कितनी मतलब जमीन आसमान की डिफरेंसेस की बातें हैं कि कल जो ये बातें कर रहे थे कि सोशलिज्म होना चाहिए, आज वो कम्युनिस्ट पार्टी पे उतर है। क्यों? गुस्से के कारण। भाई गुस्सा, अहंकार, ईगो, ये सब इस चैप्टर में इतना देखने को मिलेगा तुमको लगेगा भाई महाभारत सुना रहा हूं मैं तुमको, एकदम ही फर्स्ट क्लास स्टोरी है ये, मतलब मजा आ जाएगा तुमको। अब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो है, अब देखो पहले स्टार्टिंग में तो स्पार्टसिस्ट एक ही थे कि भैया हमको रशियन स्टाइल गवर्नमेंट चाहिए, मतलब सोशलिस्ट गवर्नमेंट चाहिए। अब क्या हुआ कि जो स्पार्टसिस्ट का जिनका दिमाग खराब हो गया उन्होंने कम्युनिटी बना ली, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, और जो बचे हुए थे उन्होंने सोशलिस्ट बना ली। अब ये जो एक ही पार्टी के दो लोग थे पहले, अब इनके बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई, मतलब ये लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे, ठीक है। क्यों? गुस्से के कारण, सिर्फ गुस्सा और कुछ नहीं। लॉजिकली कोई सही नहीं है यहाँ पे, सभी बेवकूफ है, एक को भी कुछ नहीं आता है, पर सब गुस्से के कारण लड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इररिकंसाइबल एनिमल्स, मतलब अब जो पहले एक ही पार्टी के दो चड्डे बड्डे हिस्से थे, अब वो इतने अलग हो गए कि ये और ये बिल्कुल जानी दुश्मन बन गए एक दूसरे के, ठीक है। और रेवोल्यूशनरीज, मिलिटेंट्स, नेशनलिस्ट, ये सब इन सब जो थे, इन सबको रेडिकल सॉल्यूशन चाहिए था, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम सॉल्यूशन कि भाई अब एक्सट्रीम है तो डिक्टेटर आ जाए या फिर मतलब खत्म ही कर दो इस टाइप से, ठीक है। तो ये तो हम थोड़ी कहानी बता दी मैंने तुमको।
ये देखो रैली ऑर्गेनाइज बाय रेडिकल ग्रुप नोन एज स्पार्टसिस लीग। तो ये देखो पूरी रैली की दिख रही है तुमको इतना सारा, ये सब रियल फोटोज है क्योंकि कहानी तो अभी के ना 1940 1930s 1940s इस टाइप की कहानी है, तो तब कैमरा था तो तुम रियल फोटो देख पाओगे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो क्या हुआ 1923 के अंदर, ये जो अब देखो जो रेडिकलाइजेशन है मतलब ये जो डिफरेंसेस है ये कैसे बढ़े, है ना, क्योंकि वीमार रिपब्लिक के लोग बातें सुन नहीं रहते और इसकी भी बात नहीं सुन रहे, उल्टी सीधी कुछ तो भी चल रहा था जर्मनी के अंदर। कुल मिलाकर तुमको बोलो ना कि भैया ये क्या हो रहा है, तो भाई सही बात है कुछ तो भी चल रहा है ना। पहले तो वीमार रिपब्लिक है, फिर स्पार्टसिस लीग है, फिर स्पार्टसिस लीग टूट के अगेन कम्युनिस्ट में बन गई, सोशलिस्ट में बन गई। कम्युनिस्ट जो बोल रहे हैं कि भैया पार्टी बनाओ ये करो वो करो। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जो रेडिकलाइजेशन है ये इसके ऊपर इसके ये आग थी, इस आग में घी किसने डाला, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। 1923 में जर्मनी की जो है इकोनॉमिक की हालत बिल्कुल टूट चुकी थी, मतलब उसका बिल्कुल मतलब क्या बोलोगे तुम, उसकी पूरी कुर्सी टूट गई थी इकोनॉमी की, ठीक है। जर्मनी ने क्या हुआ, अब देखो जर्मनी जब लड़ रहा था तो उसने लोन लेके लड़ा था, जर्मनी के खुद का इतना पैसा नहीं था, जर्मनी को लगा जीत जाएंगे, ठीक है, तो लोन लेता गया पर जर्मनी हार गया। अब जब जर्मनी हारा तो उसको सारे सबको वापस रीपे करना था, तो रीपे गोल्ड के फॉर्म में करा था क्योंकि पैसा तो था नहीं, तो गोल्ड के फॉर्म में क्या करा था कि उसके जितने भी गोल्ड के रिसोर्सेस थे वो खत्म होने लग गए। भाई जर्मनी के पास मान लो कि इतना सारा गोल्ड है, अब उसको सबका लोन पे करना है तो उसके गोल्ड के रिजर्व खत्म होने लग गए। तो जर्मनी ने 1923 में मना कर दिया कि भैया मैं तो पे करूंगा ही नहीं, जो करना उखाड़ लो, पैसे ही नहीं भाई मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से करूं, मार डालो मेरे को, खत्म करो, पर पैसे तो है नहीं ना, दूं कहां से। तो जर्मनी ने ऐसा बोल दिया। तो इसके बदले में क्या किया फ्रांस ने, क्या किया, इसकी जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, मतलब जर्मनी के अंदर एक बहुत ही शानदार एरिया था रूर नाम का, जहां पर बहुत ही रिच क्वालिटी का कोल मिलता था, मतलब यहां से जर्मनी बहुत पैसा कमाता था। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने वो एरिया एक्वायर कर लिया, बोले कि ठीक है तू पैसे नहीं दे पा रहा तो मैं तेरा ये जमीन एक्वायर कर लूंगा, बाहर में जा, ठीक है। तो देखो फ्रांस और जर्मनी कैसे दुश्मन बन गए थे बिल्कुल। अब जर्मनी जो था, अब जर्मनी का दिमाग खराब हुआ है ना, जर्मनी ने सोचा कि भाई पैसा चाहिए, अब चाहिए अपने को इज्जत, अपने को फुल इज्जत तो चाहिए ना, अपने को चाहिए फुल पैसा। तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने सोचा कि भाई पैसा तो बचा नहीं अपने पास में, अब क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि हम नोट तो प्रिंट कर सकते हैं ना, एक काम करते दबा के नोट प्रिंट करते हैं। अब तुम सोचोगे कि भैया नोट प्रिंट कर दे तो गरीबी खत्म हो गई होगी। देखो इस टाइम पे जर्मनी में ये जो 1923 है, जो वाला जो समय 1923 का, इस टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लोगों का दिमाग खराब है, गवर्नमेंट कोई प्रॉपर नहीं है, वीमार रिपब्लिक इतनी बार चेंज हो गई है, तो अब करें क्या, ये पूरी सिचुएशन चल रही है। तो ऐसे में जर्मनी जो था उसने सोचा कि भैया अब एक काम करते, कुछ है तो है नहीं अपने पास में, एक काम करते भर के नोट प्रिंट करते हैं। अब तुम सोचे कि भैया ये तो बढ़िया काम है यार, नोट भाई नोट प्रिंट करना तो उनके हाथ में, नोट प्रिंट करना तो हर कंट्री के हाथ में, तुम गरीबी खत्म कर दो, नोट ढेर सारे प्रिंट करो, गरीबों में बांट दो। ऐसा नहीं होता भाई, कभी कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हें बताता हूं, सिंपल सा लॉजिक है। जिस भी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है ना उसकी डिमांड वैसे ही कम हो जाती है ना, मतलब जिस भी चीज का सप्लाई बढ़ेगा उसकी प्राइस वैसे ही कम हो जाएगी। तो अगर तुम ढेर सारे नोट प्रिंट करना चालू कर दोगे ना तो नोट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे जर्मनी ने क्या किया कि ढेर सारे नोट प्रिंट किए, तो हुआ क्या कि हमेशा अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस तो रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता है। तो अमीर और अमीर बनने के लिए एक की बजाय 10 नोट रखेगा। पहले मान लो गरीब के पास में 100 रुपए थे और अमीर के पास में मान लो कि 1 लाख रुपए थे, है ना। अब क्या हुआ, अब तुमने नोट जो बहुत सारे प्रिंट करना चालू कर दिए, तो गरीब के पास में 10,000 नोट आ गए मान लो, तो अमीर भी तो अपने 2 जीरो बढ़ा देगा ना, अमीर भी तो बोल देगा कि मुझे इतना और पैसा चाहिए, तो उसके पास में 1 करोड़ आ जाएंगे। तो ये डिफरेंस कभी खत्म नहीं होगा, और अल्टीमेटली होगा क्या कि पहले जो ब्रेड 100 रुपए का मिलता था ना वो ब्रेड 1,000 रुपए का हो जाएगा, तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। मतलब अल्टीमेटली होगा क्योंकि पैसे ज्यादा प्रिंट करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, पैसे तुम ज्यादा प्रिंट करोगे तो सिचुएशन वही की रहेगी, उल्टा चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसे पहले जिसके पास 10 रुपए थे वो 10 रुपए में रोटी खरीद सकता था, अब तुमने उस 10 रुपए वाले को 100 रुपए दे दिया, पर अब रोटी भी 100 रुपए की हो जाएगी, तो 100 रुपए की रोटी उसको खरीदनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली बात तो वही हुई ना। तो ये जर्मनी के साथ में थोड़ा फुद्दू गेम हो गया, ठीक है। अब इतना सारा इन्होंने पैसे फेल किया तो जर्मन मार्क जो था, मार्क मतलब इनकी करेंसी है, उसकी वैल्यू बहुत गिर गई। मतलब अप्रैल के अंदर तुम सोचते जाओ, जैसे इंडिया में अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि रुपीस की प्राइस गिर रही है, क्यों, क्योंकि पहले रुपीस जो था मतलब एक डॉलर वॉज इक्वल टू 50 रुपए, पर अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपए, मतलब कि रुपीस की प्राइस गिरती जा रही है, 1 रुपी इज इक्वल टू कम डॉलर होता रहा है। तो पहले यहां पर क्या हो कि अप्रैल के अंदर, अब ये देखो इंडिया के अंदर जो शिफ्ट आया ना पिछले 4-5 साल में है, यहां पर देखो एक ही साल के अंदर क्या हुआ, अप्रैल में यूएस डॉलर जो था वो 24,000 मार्क के बराबर था, मतलब जैसे कि $1 80 के बराबर है ना, वैसे $1 24,000 मार्क के बराबर था। फिर जुलाई में आते थे 3,53,000 मार्क, अगस्त में आते थे 46 लाख मार्क्स, और यहां तक आते थे 98, मतलब भाई कितना है ये, 9 करोड़। ओ भाई साहब, मतलब क्या बुरी हालत हो रखी थी, एक ही साल में इतना शिफ्ट, तो इतनी कम वैल्यू की। तो देखो तुम ये फोटो बता रहा है, तुमको रियल फोटो है, लोग ना ब्रेड अंडा ऐसी बेसिक चीजें लाने के लिए ट्रक में भर के पैसा ले आते थे, झोला भर के पैसा ले आते थे, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा, इतना सारा पैसा कुछ नहीं आता होगा, तुमको क्या लग रहा है इससे जमीन खरीदेगा, नहीं, इससे नॉर्मल 1-2 दिन का खाना आता होगा, इतना इतनी हालत खराब हो गई थी। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो अब देखो क्या हुआ कि अमेरिकन जो थे उनको लगा कि भाई ये जर्मनी की हालत हो गई खराब, अब हम इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। तुम सोचोगे कि भैया अमेरिका तो जर्मनी का दुश्मन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हाँ, पर इसमें कोई दुश्मनी दोस्ती नहीं होती। देखो अल्टीमेटली एक बात बताता हूं,
दुनिया के हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ना तो कोई दुश्मनी होती है ना कोई दोस्ती होती है। द फाइट इज, और ये आगे भी ऐसे ही चलेगा, ध्यान से सुना। जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, ये नहीं हो तो होना चाहिए तुमको भाई। मैं तुम्हें एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो मैंने खुद ने पढ़ी भी है पॉलिटिक्स के बारे में, कि इट इज ऑलवेज द फाइट फॉर पावर, दूसरा मनी, तीसरा रिसोर्सेस। बस एक देश को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। भाई इंडिया आज अमेरिका से क्यों दोस्ती करता है? पावर हो, पैसा हो, रिसोर्सेस हो, कल को लड़ाई हो जाए तो हमारे साथ कोई खड़े होने वाला हो, है ना। इंडिया ने बाकी देशों से क्यों रिलेशन अच्छे मेंटेन किए? इसीलिए तो किए हैं, ठीक है। सब कंट्रीज यही चाहती हैं, सब कंट्रीज अपने आप में चाहती है कि उसके पास में ज्यादा पावर हो, पैसा और रिसोर्सेस हो। इससे उसको फर्क नहीं पड़ता कि कल उसका जो दुश्मन था आज उसका दोस्त होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर भी कल की दुश्मनी आज की दोस्ती बन गई। अमेरिकन, हालांकि अमेरिका को कोई दोस्ती नहीं थी, अमेरिका ने बस एहसान किया जर्मनी के ऊपर। अमेरिका आया, बोला कि बेटा देख तेरी हालत बहुत खराब है, ठीक है। अब अमेरिका ने सोचा कि भाई जर्मनी जब थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा तो हम इससे अच्छा पैसा निकाल लेंगे वापस। तो अमेरिका ने क्या किया, जर्मनी को एक डेव्स प्लान 1923 के अंदर जो फाइनेंशियल बर्डन था उसको कम करने की कोशिश की। मतलब डेव्स प्लान, ये याद रखना, डेव्स प्लान 1923। बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका ने जर्मनी को बोला कि भाई तेरा जो लोन है वो थोड़ा बहुत मैं देख लूंगा, तो चिंता मत कर, तो तेरे हिसाब से काम करते रहे, तेरे को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा हुआ। अब हुआ क्या, 1923 में उन्होंने सपने तो दिखा दिए, तो जर्मनी थोड़ा सा ठीक होने लगा, है ना। जर्मनी अभी भी था लोन में ही, अल्टीमेटली लोन में ही था, वो तो अमेरिका इसके बिहाफ पे चुका रहा था, मतलब अमेरिका इसका पापा बन गया था थोड़े दिन के लिए। पर 1923 से लेकर 1924 या 25 तक तो सब ठीक चला। पर हुआ क्या, 1924 से 1928 के बीच में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगी, है ना, ये 4 साल। पर एकदम से क्या हुआ, 1929 के अंदर यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। जैसे अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश होता है ना कोविड के टाइम पे, वैसे यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया 1929 में। अब यूएस की जो हालत थी वो खुद की खराब हो गई। तो यूएस ने सोचा भाई मैं पहले खुद को संभाल लूं, जर्मनी को संभालू। तो उसने जर्मनी तू तेरे हवाले जा, मैं तो तेरे पास नहीं आ रहा, मैं अपने हिसाब से जी लूंगा, मैं अपने हिसाब से तो करूंगा। तो भाई जर्मनी का फिर हालत खराब हो गई। मतलब एक जो पैर बचा था जर्मनी की कुर्सी में, जो थोड़ा सा उसको संभाल के रखा था, वो पैर भी यूएस ने छीन लिया, तो जर्मनी पूरा जमीन में आ गया। मतलब यूएस की हालत तो खराब थी ही थी, पर तुम सोचो कि एक ऐसी कंट्री जर्मनी जो कि पूरी यूएस पे ही डिपेंडेंट है, जब यूएस ने वो सपोर्ट छीन लिया तो जर्मनी फिर से सड़क पे आ गई। तो जर्मनी की हालत हो गई बहुत ज्यादा खराब, ठीक है। जर्मनी की हालत हो गई बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि क्या हुआ, बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हुआ 1929 में। बेसिकली अगर तुमको नहीं पता, अच्छा ये लिखा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब जैसे कि मुंबई के अंदर बीएससी है, एनएससी है, तुम्हें नहीं पता होगा। तो जब भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एनएससी या बीएससी में अपने मतलब वहां के थ्रू करते हैं। मतलब जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मान लो मुझे रिलायंस का एक स्टॉक खरीदना है तो मैं एनएससी के थ्रू खरीदूंगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वो एक्सचेंज करने का काम करता है। सिमिलरली वहां पर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, जैसे इंडिया के अंदर ये है ना, वैसे वहां पर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो 1929 में क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि भाई स्टॉक के प्राइसेस कम होने वाले, तो इसलिए लोगों ने फटाफट अपने शेयर्स बेचने लगे। देखो सिंपल शेयर मार्केट है ना, तुमको पता हो, अगर नहीं पता हो तो क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर, कि तुम सस्ते में कोई स्टॉक खरीदते हो और महंगे में बेच देते हो। अब अगर तुम्हारा स्टॉक जो है मान लो 500 रुपए का है ना, अब तुमको पता है कि कल को ये स्टॉक की वैल्यू 40 रुपए होने वाली है, तो तुम तो आज ही बेच दोगे। तुम बोलोगे नहीं 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 भाई मेरे 500 रुपए, मेरे तो सारे पैसे उठ जाएंगे, तो तुम फटाफट बेच दोगे। ऐसे करके क्या हो कि लोगों के बीच में डर फैलता है, और जब डर फैलता है ना तो सब लोग अपने स्टॉक्स बेचने चालू करते हैं। जब सब लोग अपने स्टॉक्स बेचने चालू कर देते हैं तो स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की पूरी हालत ही खराब होती है जब सब लोग बेच देते हैं, ठीक है। एक डे 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स बिके गए थे, मतलब 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने शेयर बेचे थे अपने, मतलब टोटल इतने शेयर्स बेचे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से आता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब चालू हुआ? 3 साल तक चला, 1929 से 1932 तक, जहां पर यूएस की जो पूरी इकोनॉमी वो हाफ पे आ गई। फैक्ट्री शटडाउन हो गई, एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, फार्मर जो है वो सुसाइड करने लग गए, लोगों के पास पैसा नहीं था, जॉब नहीं थी, और जैसे धीरे धीरे करके जो इफेक्ट था यूएस इकोनॉमी का, जो रिसेशन था, उसके इफेक्ट वर्ल्ड वाइड आने लगे। देखो यूएस स्टॉक मार्केट में जो भी होता है ना वो आज तक पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है, ठीक है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब वहां के कारण भी इंडिया का स्टॉक मार्केट अफेक्ट हो रहा था। तो स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया का एक दूसरे से अफेक्ट होता है, ठीक है। अब जर्मनी की तो भाई दिमाग ही खराब हो गया। ये तो चलो यूएस की कहानी तो हो रही है, यूएस अपने दुखड़े गा रहा है, पर जर्मनी का जो दुखड़ा है वो तो अब नेक्स्ट लेवल ही हो गया। मतलब जर्मनी की तो छोड़ के भी चली गई और साथ में मतलब और कोई नई आ भी नहीं रही है, ठीक है। तो जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई। 1932 तक पूरा जो प्रोडक्शन हो 40% से नीचे गिर गया। 1929 में ठीक चल रहा था, 1932 तक और हालत खराब हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट भाई अनप्रेसिडेंट, मतलब आज से पहले कभी ऐसा नहीं होता कि 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड कंट्री के, 60 लैक्स, ठीक है। जॉब चली गई। अब देखो जब जॉब चली गई तो लोगों के पास में कुछ भी नहीं था, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने लगी, लोगों ने लूटपाट करना, चोरी चकारी करना, किडनैप करना, मारना, ये सब चालू कर दिया, क्योंकि देश के अंदर कुछ बचा ना। तुम सोचो देश के अंदर ना तो ढंग की गवर्नमेंट है, ना तो ढंग के लोगों की आइडियोलॉजीज हैं, लोग अपनी आइडियोलॉजीज में आपस में लड़ते जा रहे हैं, और ये सब चल रहा है, और इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबल हुई, फिर यूएस अपने हाथ फिर से हाथ खड़े कर लेता था कि मैं तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर से बेचारे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है।
अब देखो क्या हुआ, डीप एंग्जाइटीज, लोगों के अंदर बहुत एंग्जाइटी आ गई, लोगों को लगा उनकी सारी सेविंग्स जो धीरे धीरे करके खत्म होने लग गई, जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनकी बिल्कुल हालत खराब हो गई। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे वो थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रहे थे, मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज में काम कर रहे थे वो फिर भी थोड़े ठीक थे, बाकी जो प्राइवेट वाले थे उनकी तो पूरी हालत खराब हो गई। अब वीमार रिपब्लिक की क्या समस्याएं थी, है ना, वीमार रिपब्लिक को लोग क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि पहली बात तो भाई ये बहुत ही फ्रेजाइल थी, बहुत ही कमजोर थी, ठीक है। इसमें खुद में कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स है। इनहेरेंट डिफेक्ट्स मतलब अगर तुमसे पूछा है कि कौन कौन से डिफेक्ट्स है वीमार रिपब्लिक में, तो तुमको ये एक दो पॉइंट्स बोलने हैं, ठीक है, शायद 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स बोलने हैं तुमको कि व्हाट वर द डिफेक्ट्स इन वीमार रिपब्लिक। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली जो डिफेक्ट है, सबसे पहला डिफेक्ट था कि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी, जो कि अच्छी बात है, पर तुम सोचो कि जब सारे लोग मिलके इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं तो इसको कभी भी मेजोरिटी का वोट नहीं मिल पाएगा, हमेशा कोalition की गवर्नमेंट बनेगी, है ना, हमेशा गठबंधन की सरकार बनेगी। तुम सोचो इस पार्टी के अंदर कोई भी मेजोरिटी में नहीं है ना, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जब सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तो ना तो ये पूरे पार्टी में आ पाएंगे, ना ये पूरे रूल में, क्योंकि लोग तो अपने वालों को वोट दे रहे थे। देखो ये बात समझ जाओ, लोग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो नेटिव जर्मनी वाला है वो ज्यू को वोट देगा, कभी नहीं देगा, ठीक है। तो इस कारण से अब ज्यूज जो थे वो जर्मनी को वोट नहीं दे रहे थे, तो ऐसे करके कभी भी प्रॉपर सरकार बनी नहीं पाई, प्रॉपर सरकार नहीं बनी तो कभी डिसीजन ढंग से बनी नहीं पाए। दूसरा डिफेक्ट था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के अंदर क्या था कि प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी इंपोज कर सकता है, तो इमरजेंसी इंपोज करके फिर अगेन दिक्कत हो जाती है। तीसरा था कि भाई इसके डेमोक्रेसी के, इसकी बहुत छोटी जिंदगी थी, है ना, वीमार रिपब्लिक कोई बहुत ज्यादा नहीं चला, पर अगर तुम देखो तो इसकी जो एक लाइफ थी 239 डेज की, इसके अंदर 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बन गए। मतलब हमारे यहां पर 5 साल में एक बार कैबिनेट चेंज होता है, इंडिया के अंदर 5 साल जब होते हैं ना तो अगली गवर्नमेंट आती है। यहां पर 240 दिन में 20 बार सरकार चेंज हो गई। मतलब हर 15-20 दिन के बाद में एक नई कैबिनेट आ रही है, हर 15-20 दिन के बाद नई कैबिनेट आ रही है, तो कोई भरोसा नहीं करता था, ठीक है। कभी भी कोई भी क्राइसिस मैनेज नहीं हो पाएगा, और लोगों की जो थी वो कॉन्फिडेंस जो था वो खत्म हो गया। अब आते हैं भैया हिटलर भैया की कहानी पे, हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर कौन था? हिटलर जो था 1889 में बॉर्न इन 1964, जेफरी वैसे ही था हिटलर भी, ठीक है। बॉर्न इन 1889 हिटलर 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 ठीक है, चलो। तो 1889 में हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर जो था, अब मैं तुम्हें कुछ कहानियां भी बताऊंगा, ठीक है। अब हिटलर ने क्या किया ना, हिटलर बड़ा प्रोपेगेंडा वाला आदमी था, इसने बस बहुत ही बढ़िया प्रोपेगेंडा चलाया, मतलब लोगों का दिमाग खपाया इसने, पर असली में ऐसा कुछ नहीं है। हिटलर इतना चोर आदमी था, इसने अपने दोस्तों से है ना एक बायोग्राफी लिखवाई इसकी, बाद में पता चला कि बायोग्राफी इसने खुद लिखी थी, ठीक है, मतलब खुद की तारीफ करते हुए। दूसरा ये बोलता था कि बहुत ही गरीब खानदान से, जबकि असली में गरीब खानदान से था नहीं, ठीक है, पर लोगों की सिंपैथी चाहिए तो सिंपैथी के लिए इसने कुछ भी किया, ठीक है। तो ऑल्दो हमारी बुक्स में वो सारी हिस्ट्री नहीं है, वो तो सब असली हिस्ट्री जो तुम्हें हिस्ट्री की किताबों में मिलेगी नहीं, पर ठीक है। 1889 में बर्थ हुआ इसका। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड, और ये देखो भाई बहुत ही देशभक्त तो था, ये तो मानना पड़ेगा, मतलब देश के लिए तो जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार होता था, ठीक है। आर्मी के अंदर सबसे पहले चले गया, आर्मी के अंदर ये मैसेंजर की तरह काम करता था, फिर इसके मेडल्स वगैरह मिले, मतलब ये था बिल्कुल अच्छा आर्मी मैन, ठीक है। अब जब जर्मनी जो हार गया है ना, ऑलरेडी जर्मन आ गया तो इसका तो दिमाग खराब हो गया कि भाई मेरा देश कैसे हार गया। और साथ में जो वर्सेल्स की ट्रीटी थी जो बहुत ही हार्श थी जर्मनी के, मतलब जर्मनी से इस ट्रीटी ने इसका सब कुछ छीन लिया था, सारा सम्मान इज्जत सब कुछ छीन ली थी, तो इसका हो गया दिमाग खराब कि मेरे देश के साथ में तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, ठीक है। 1919 में इसने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे करके ये टुक ओवर करके, मतलब देखो भाई ये जो हिटलर था ना, ये शुरू से ही बहुत पावरफुल था यार, मतलब इसकी पब्लिक स्पीकिंग इतनी खतरनाक थी कि जब ये बोलता था ना तो लोग सुनते रहते थे, ये लोगों को रुला देता था स्पीचेस के अंदर, इतना तगड़ा आदमी था। मतलब इंस्पिरेशन लेने के तो बहुत कुछ है, बस इसने काम गलत किया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने उस पार्टी को टेक ओवर कर लिया, मतलब पार्टी का हेड बन गया, और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बना दिया। देखो नाम में सोशलिस्ट है, पर सोशलिस्ट करने का कुछ खास काम नहीं किया इन्होंने, ठीक है। धीरे धीरे करके इसका नाम कर दिया नाजी पार्टी, और नाजी मतलब वही हिटलर, हिटलर मतलब नाजी, नाजी मतलब हिटलर, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपांशन कैसे हुआ नाजी पार्टी का। 1923 में हिटलर ने क्या सोचा, हिटलर ने सोचा कि हम चलेंगे बवारिया की तरफ। बवारिया क्या क्या था यार, बावरिया बावरिया ओ ओ ओ ओ बावरिया खैर चलो, बावरिया नाम की एक जगह है बर्लिन के अंदर, ठीक है। हिटलर ने सोचा 1923 में कि भैया अब अपन चालू करते हैं अपना राज करना, ठीक है। हिटलर ने सोचा कि भैया अपन राज करेंगे, और हिटलर था बहुत एम्बिशियस, मतलब था कुछ नहीं, औकात कुछ नहीं थी इसकी, था तो बस सिंपल सा वहां पर बस एक मैसेंजर की तरह गया था आर्मी में, यहां से वहां खबरें पहुंचाने। धीरे धीरे करके इसने जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, मतलब सोशलिस्ट वाली पार्टी ज्वाइन की, उसका हेड बन गया, उसका नाम भी चेंज कर दिया, और अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि 1923 में 3-4 साल के अंदर अंदर ही इसने सोचा कि अब हम एक्सपांड करेंगे अपनी टेरिटरी, मतलब अब हम एक्सपांड करना चालू करेंगे, तो बावरिया में चलेगा, बर्लिन के अंदर। अब वहां पर क्या हुआ कि अरेस्ट होगा, ऑब्वियस बात है भाई, ये नया नया है ना, बिल्कुल अब बिल्कुल ऐसा ही थोड़ी कि तुम आके पूरा राज कर लो। तो ये हार गया, और इसको देशद्रोह के, मतलब ट्राइड फॉर ट्रेजन, मतलब किसको देशद्रोह के अंदर कुछ 9-10 महीने के लिए, शायद मतलब इसमें तो नहीं लिखा, पर जहां तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है हिटलर की, 8-9 महीने के लिए। देखो मैं तुम्हें इसलिए भी अच्छे से बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने हिटलर के बारे में थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझा सकता हूं, ठीक है। सिर्फ किताब की बात नहीं कर रहा, किताब से थोड़ी अलग भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है।
तो 8-9 महीने के लिए इसको बढ़िया जेल वेल हो गई। अब क्या हुआ कि नाजी जो थे वो ढंग से कुछ कर नहीं पाए 1930s तक, मतलब 1930s तक मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट की मतलब कि सपोर्ट गैदर करना, लोगों के अंदर अपनी भावना जगाना, तो ये 1930s तक नहीं हो पाया। पर 1930s के बाद में चीजें एकदम से होने लग गई, ठीक है। ये ग्रेट डिप्रेशन था जो नाजी के सक्सेशन का कारण बना। मतलब वो बोलते हैं ना कि समवंस वेस्ट इज अनदर्स गोल्ड, है ना, मतलब किसी का फेंका हुआ किसी और के लिए बहुत काम आ सकता है। तो सिमिलरली जो डिप्रेशन आया था जिसने पूरी दुनिया को बैठा दिया था, उस टाइम हिटलर का राइज हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल गुमनामे में हिटलर बढ़ा। जब पूरी दुनिया में डिप्रेशन आ गया तो क्या हुआ, पूरे बैंक बंद हो गए, सब चीजें खत्म हो गई। पर धीरे धीरे करके नाजी ने, अब जो हिटलर था ना, उसने अपना दिमाग चलाया, उसने अपनी जो पार्टी थी उसका प्रोपागेंडा फैलाना चालू कर दिया। सब लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा किया कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं ठीक करूंगा ये सब। जो पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन आया ना, जिसके कारण जर्मनी की हालत खराब हो गई, वीमार रिपब्लिक कुछ नहीं कर पा रहा था, तो नाजी ने या फिर हिटलर ने बोला कि वीमार रिपब्लिक से भाटा कुछ नहीं होगा, मैं करूंगा सब, ठीक है। तो मुझे वोट दो, मुझे पावर में आने दो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करो, मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूं कि मैं जर्मनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो 19 इसने बहुत होप्स दिए, बहुत उम्मीद दी, तो अल्टीमेटली बिल्कुल नेतागिरी वाला काम किया। बिल्कुल ही नेता था ये, बिल्कुल ही नेता, शुरू से ही नेता आदमी था ये। बहुत ही बढ़िया स्पीकर था, लोगों की भावनाओं के साथ खेलता था, एकदम शानदार नेता जो कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बहुत वादे किए इसने, कुछ सच भी हुए, ऐसा नहीं कि सारे गलत है, कुछ सच भी हुए। 1928 तक इसको 2.6% वोट, मतलब कुछ भी नहीं मिला। पर जैसे ही 1932 आया, इसको 37% वोट मिल गया और ये लार्जेस्ट पार्टी बन गया। तुम सोचो कि ये जो डिप्रेशन था 1929 से लेकर 1932, 3 साल का जो डिप्रेशन चला, इस डिप्रेशन के फेज में नाजी ने अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया, हिटलर ने इतना पावरफुल कर दिया कि 1932 में 37% वोट्स के साथ जीत गया, ठीक है। ये देखो, हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन न्यूरेमबर्ग। देखो हिटलर को ग्रीट करने का तरीका था, ऐसे ग्रीट करते थे सब, ठीक है, इतना सम्मान करते थे। पावरफुल स्पीकर था, पैशन बहुत था, इसकी बातों से लोगों का बहुत लगता था। इसने हमेशा प्रॉमिस किया कि मैं इसको बहुत ही स्ट्रांग नेशन बनाऊंगा, और जो वर्सेल्स ने हमारे वर्सेल्स की ट्रीटी ने जो हमारी 12 बजे आई ना, मैं इसको बिल्कुल अंडू करूंगा, मैं इसको वापस रिस्टोर करके जर्मनी को ऐसा बनाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, ठीक है। और जितने भी फॉरेन, अब देखो भाई हुआ क्या कि तुम समझो इसकी साइकी, इसकी साइकोलॉजी समझो। हिटलर को पता था कि भाई लोग जो हैं वो, देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूं, ठीक है। 3 चीजें होती है, इथोस, लोगोस और पैथोस, ठीक है। अरे भैया ये क्या है, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 3 जो आइडियोलॉजीज हैं, ये आइडियोलॉजीज मतलब बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने 3 आइडियोलॉजी दी है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर, चाहे आपको एडवर्टाइजमेंट ही करना हो, जैसे कोलगेट हो गया या किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो उसमें 3 चीजों का यूज कर सकते हो। या तो इथोस, इथोस मतलब अथॉरिटी, कि मतलब भाई आपका जो सोल्यूशन है बिल्कुल प्रूवन है। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर एक बढ़िया एग्जांपल था कि कोलगेट का एग्जांपल हो, तो कोलगेट क्या बोलता है कि 10 डॉक्टर्स ने बोल रखा है कि कोलगेट बढ़िया है, तो यहां पर उसने अपनी अथॉरिटी बिल्ड की कि भाई 10 डॉक्टर्स ने बोल रखा है। दूसरा होता है लोगोस, की लॉजिक क्या है, तो लॉजिक कोलगेट समझाता है कि भाई लॉजिक ऐसा है क्योंकि हमारे इसके अंदर ये केमिकल्स है, तो इसके कारण पूरा दांत जो साफ हो जाता है, तो ये उसका लॉजिक हो गया। और तीसरा होता है पेथोस, पेथोस मतलब होता है इमोशंस, कि आपको इमोशनली लोगों को कन्विंस करना है। तो कोलगेट क्या बोलता है कि इसके अंदर नमक है, ये हमारे देश का है, जैसे टाटा नमक है, तो टाटा नमक इतना फेमस क्यों, क्योंकि उसने पेथोस का यूज किया, ठीक है। भाई इथोस और लोगोस तो था, लॉजिक भी था, अथॉरिटी भी थी कि भाई हाँ तुम्हारा नमक साइंटिफिकली प्रूवन भी है, तुम्हारे नमक में लॉजिक भी है, सब है। पर पेथोस क्या था कि ये देश का नमक है, ये इमोशंस के साथ खेला, इसीलिए वो सब, क्योंकि नमक अकेला टाटा थोड़ी बनाता, सब बनाते हैं, पर जो टाटा सॉल्ट है सबसे पहला था जिसने पैथोस का यूज किया, मतलब कि इमोशंस का यूज किया। अब जब आपकी बातों में ना तो सिर हो ना तो पैर हो, तब आप सिर्फ और सिर्फ रोना गाना करोगे, तब आप सिर्फ इमोशंस का यूज करोगे। तो हिटलर को पता था कि भाई मेरी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, मेरी बातों में ना तो कोई अथॉरिटी है, मैं सिर्फ इमोशनली लोगों को कन्विंस करना जानता हूं। तो उसने इमोशनली कन्विंस करने के लिए झूठी स्टोरी बनाना चालू कर दी। क्या बोलता है, ऐसा बोलता है ये कि जितने भी फॉरेन लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ना हमारे ऊपर, मैं सबको एक एक करके मारूंगा। कोई नहीं कर रहा था काउंटर, कोई कुछ नहीं कर रहा था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा था। जर्मनी वैसे इतना फुद्दू देश था, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें उंगली करने में, पर इसने ऐसा बोला कि भाई सब लोग हमारे दुश्मन हैं, हम दुश्मनों से लड़ेंगे, ऐसे कर करके बिल्कुल इसने अपने आप को पावरफुल साबित किया। तो जब आपने ये क्या करता था, ये लोगों के दिमाग के साथ खेल के एक फेक एनिमी क्रिएट कर लेता था, जो एनिमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसको क्रिएट करके ये लोगों के पीछे भड़काता था लोगों को, ठीक है। अब बहुत सारी रैलीज होने लगी, ठीक है, अपनी रैलीज करने लग गया, ठीक है, इसने अपनी रैली सारी करने लग गया, ऐसे हर साल रैली करता था, इसमें सारी नाजी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होता था, और ये लोगों से कसम खिलवाता था कि आप लोग मेरी बात सुनोगे, तो लोग जो है इन्फ्लुएंस होते थे, क्योंकि भाई लोगों को इसकी बातें बड़ी पसंद थी, ठीक है। अब हिटलर ने एक नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चालू कर दी। इसने सोचा कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब लोगों के दिमाग के साथ में, लोगों के रिचुअल्स के साथ में हमको डील करना पड़ेगा, ठीक है। और मास मोबिलाइजेशन में बिलीव रखता था, हम पूरे के पूरे मास को एक साथ कन्विंस करेंगे। तो इसको पता था कि जब तक मैं कन्विंस नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसने धीरे धीरे करके एक सेंस ऑफ यूनिटी
डाल दिया लोगों के अंदर, ठीक है, इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी, मतलब लोगों को ये बता दिया कि हम जर्मन्स एक हैं, हमको एक कॉज के लिए लड़ना है, और इस कॉज के लिए लड़ने के लिए अगर तुमको जीतना है, अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे। इसने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला, ऐसे बातों में घुमा के, जैसे कि भाई तुमको अपने देश को सपोर्ट करना है, मैं अपने देश के लिए करूंगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि तुम मेरे सपोर्ट में आओ, ठीक है। चलो, रेड बैनर, स्वास्तिक, नाजी सल्यूट, ये सब रिचुअल्स जो थे, सब ये सब हर स्पीच के बाद होने लगे, मतलब हर स्पीच के बाद में आपको नाजी को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा। अब जब ऐसे करोगे, पहली स्पीच में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, अब जब तुम चौथी स्पीच में जाओगे हिटलर की, तो तुम्हारे अंदर अपने आप रिस्पेक्ट आएगी हिटलर के लिए कि भाई सब लोग इसके सामने सिर झुका रहे हैं, हमको भी झुकाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मास मोबिलाइजेशन, इसको बोलते हैं मेंटालिटी चेंज करना। तुम सोचो कि तुम पहले में गए, तुमको नहीं पता हिटलर कौन है, तुम दूसरे में गए, तुमको नहीं पता हिटलर, तब जब तुम तीसरी स्पीच में जाओगे उसकी, तब तुमको दिखेगा कि भाई सारे के सारे लोग ऐसे खड़े, सारे के सारे लोग स्पीच के बाद में तालियां बजा रहे हैं, तो तुमको लगेगा कि नहीं भाई मैं बेवकूफ हूं जो मुझे समझा रहे, सब लोग सही है, चलो चलो ताली। तो ये पीयर प्रेशर भी क्रिएट किया, ठीक है, पीयर प्रेशर भी क्रिएट किया कि भाई सब लोग सपोर्ट करो, तो बाकी लोग अपने आप करेंगे पीयर प्रेशर में आके, ठीक है। नाजी का प्रोपेगेंडा जो था, इसमें ना धीरे धीरे करके हिटलर को एक मसीहा बताने लग गए, एक सेवियर, कि भाई ये हमारे जर्मन को, ये हमारी जर्मनी को बचाएगा, ठीक है। डिग्निटी और प्राइड, अब देखो क्या हुआ कि इसने ऐसा बोला कि भाई जर्मनी की जो पूरी डिग्निटी है, जो पूरी इज्जत है, वो मिट्टी मिल गई, मैं उसको ठीक करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ध्यान से सुनना, डिस्ट्रक्शन, अब कैसे डेमोक्रेसी हटी। अब डेमोक्रेसी था, वीमार रिपब्लिक था इस टाइम पे, पर कैसे ये हटके नाजी या फिर हिटलर का पूरा राज है। 30 जनवरी 1933 को, है ना, प्रेसिडेंट जो था वो हिंडनबर्ग था। हिंडनबर्ग क्या था, हिंडनबर्ग एक प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, 1933 के टाइम पे प्रेसिडेंट था अपनी जर्मनी का, और उस टाइम पे हिटलर प्रेसिडेंट नहीं बन पाया था, पर हिंडनबर्ग को पता था कि भाई इसकी पॉपुलैरिटी बहुत खतरनाक है, तो अपने को इसको कुछ तो पोजीशन देनी पड़ेगी, तो इसलिए उसने उसको चांसलरशिप की पोजीशन दी। चांसलरशिप मतलब कि हाईएस्ट कैबिनेट है, हाईएस्ट कैबिनेट, जैसे कि इंडिया के अंदर हो गया प्राइम मिनिस्टर और फिर होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर जो हाईएस्ट कैबिनेट है, ठीक है। तो सिमिलरली इसने इसको बहुत बड़ी पोजीशन दे दी। अब नाजी जो था, इसके हाथ में आ गई पावर, तो इसने क्या किया, धीरे धीरे करके सारे कंजर्वेटिव्स को एक कॉज अपने साथ में लेना चालू कर दिया, ठीक है। और जितने भी डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर थे, उन सबको धीरे धीरे करके डिसमेंटल करना चालू कर दिया। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी ना, जिसके कारण हिटलर जो है वो धीरे धीरे करके चांसलरशिप की पोजीशन पे आया था, अब उसने उसी को तोड़ना चालू कर दिया, ठीक है। अब एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसिडेंट है। मिस्टीरियस इंसिडेंट क्या है कि 28 फरवरी 1933 को, याद रखना है डेट, 18 फरवरी 1933 को एक आग लगी। कहां पर आग लगी, वेमार, कहां पर आग लगी हमारी, ठीक है, एक आग लगती है हमारी इसके ऊपर, हमारे पार्लियामेंट के ऊपर शायद आग लगी, मतलब जर्मनी के ऊपर, और हिटलर ने ऐसा बोला कि ये आग इन लोगों ने लगाई है, ये जो वीमर रिपब्लिक वाले ना, जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहते हैं, इन लोगों ने लगाई है, ताकि लोगों के अंदर गुस्सा है उनके अगेंस्ट, ठीक है। चलो, तो फायर डिक्री ऑफ 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो बेसिकली अच्छा, एक और रीजन था, तो क्या हुआ कि ये आग लगी। अब जैसी आग लगी तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी घोषित कर दी। अब जैसे इमरजेंसी घोषित होती है तो सब कुछ अब प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आता है, सब कुछ अब हिटलर के कंट्रोल में आता है। तो हिटलर को पता था कि अगर हमको इमरजेंसी लगानी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये कंस्पिरेसी, ये बुक में नहीं लिखा है, पर बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो फायर थी, ये जो आग लगी थी उस टाइम पे, ये हिटलर ने खुद लगवाई थी, ताकि इमरजेंसी आ जाए, और जैसे इमरजेंसी आए मेरे हाथ में सारी पावर आ जाए और मैं सबको कठपुतलियों की तरह चला पाऊं। बहुत दिमाग था इसमें भाई। फिर इसने क्या किया, ही टर्न्ड ऑन हिज आर्क एनिमीज। आर्क एनिमीज मतलब जिनसे बिल्कुल ये जानी दुश्मन थे, ठीक है। सब लोगों को पैक करके कंसंट्रेशन कैंप में भर दिया, जितने भी लोग थे जो थोड़ा ऐसे इक्वालिटी वगैरह की बातें करते थे, है ना। अब हिटलर को चाहिए क्या था, डिक्टेटरशिप। हिटलर को चाहिए था कि भाई मेरा ही रूल हो और कोई मुझ पे सवाल ना करे। तो हिटलर ने क्या किया, जितने भी लोग थे जो उस पर सवाल करने वाले हो सकते थे, उन सबको उस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम में पकड़ा और कॉन्सेंट्रेशन कैंप, मतलब कि ऐसे कैंप्स बना दिए जिसमें सारे वही लोग भर रखे, ताकि अगर इनको मारना भी ना तो इजीली यहीं पे बिल्कुल बम बम फोड़ो और खत्म करो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री की, मतलब इतिहास, सिर्फ किताब की बात नहीं कर रहा हूं, इतिहास का एक सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 3 मार्च 1933 को हुआ, जब इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। इनेबलिंग एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933 मेड जर्मनी अ डिक्टेटरशिप। जर्मनी डिक्टेटरशिप ऑफिशियली कब बना, 3 मार्च 1933 को, ठीक है। धीरे धीरे करके हिटलर ने सबके दिमाग के साथ खेला। कब की बात हो रही है ये, ठीक है, 1933, ये 30 जनवरी 1933 की बात है। 30 जनवरी और 3 मार्च में कितना कम डिफरेंस है भाई ने, एक महीने के अंदर, 30 जनवरी बचा फरवरी और मार्च स्टार्टिंग, एक महीने के अंदर अंदर पूरी कायनात पलट दी। एक महीने पहले जो डेमोक्रेसी था उसको पलट के डिक्टेटरशिप बना दिया। इतना दिमाग था इस आदमी के पास में, इसने सारी पावर जो थी हिटलर के पास, अगर हिटलर अब पार्लियामेंट को बिल्कुल साइडलाइन कर सकता था, सारी पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया गया, ठीक है। और कंप्लीट कंट्रोल, इकोनॉमी का कंप्लीट कंट्रोल हिटलर के पास आ गया, मीडिया का कंट्रोल हिटलर का, मतलब हिटलर जो राजा बन गया एक तरीके से, ठीक है। इसने स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बना दी, ठीक है, अलग अलग, मतलब एक पुलिस तो थी सी, पर सिक्योरिटी के लिए इसने और भी बना दी। क्या क्या, स्टॉर्म ट्रॉपर्स बना दिया, ठीक है, जिसमें सबसे खतरनाक जो थे वो गेस्टापो होते हैं। गेस्टापो होते हैं सीक्रेट स्टेट पुलिस, मतलब सीक्रेट पुलिस है, खुफिया पुलिस है। तो जो भी लोग ऐसी छुप छुप के बात कर रहे होते थे ना कि हिटलर गंदा है, हिटलर गंदा है, ये लोग सब पे नजर रखते थे और उन लोगों को खत्म कर देते थे। बात ही खत्म, को हिटलर के बारे में उल्टी सीधी बात बोली ना, ठीक है।
फिर एक्स्ट्रा, अब देखो इसके पास में जो इतनी पावर्स आ गई, तो इसलिए उस टाइम पे नाजी को मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट माना गया। मतलब जर्मनी वाज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट जहां पर कोई गारंटी नहीं है, मतलब कुछ भी क्राइम हो सकता है और सरकार कुछ भी क्राइम कर सकती है और उसके आगे आप कोई भी सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए इसको दुनिया की सबसे ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट माना गया। ठीक है, लोग जो थे जितने भी गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में थे, अब वहां पर उनको धीरे धीरे करके अरेस्ट करने लगे। मतलब क्या हुआ कि गेस्टापो टॉर्चर कैम्बर्स बना दिए, टॉर्चर चैम्बर्स, मतलब वहां पर क्या होता था कि लोगों को टॉर्चर किया जाता था जो लोग किसके, हिटलर के खिलाफ थे, है ना। तो गेस्टापो पता ना कौन, सीक्रेट पुलिस इन सबको कॉन्सेंट्रेशन में भर देती थी और वहां पर फिर लोगों को साथ में बहुत प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस के पास में अनसर्टेन पावर थी, इंप्यूनिटी, मतलब बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी किए अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। अब आते हैं रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है हिटलर सिर्फ गंदे काम नहीं कर रहा था, हिटलर को जर्मनी से तो प्यार था, तो उसको जर्मन को तो ऊपर, जर्मन्स को तो ऊपर लेके जाना था। मतलब उसको जर्मन लोगों से बड़ा प्यार था कि जो अपने वाले लोग हैं इनको तो मैं बहुत ऊपर लेके जाऊं। ठीक है, तो इसने क्या किया, जालमर शाट, ठीक है, शास्ट करके एक व्यक्ति है, जालमर शास्ट, ठीक है, एच साइलेंट होगा, तो इसको उसने पूरी इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई तू है ना बड़ी इकोनॉमी लेके आ, बढ़िया शानदार जॉब वॉब क्रिएट कर। तो धीरे धीरे करके ना सारे जो प्रोजेक्ट है वो बनने लगे, सुपर हाईवेज बनने लगे, एम्प्लॉयमेंट आने लगी, फैक्ट्रीज बनने लगी। तो अब 1933 के बाद में जर्मनी जो था वो थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लगा। अब देखो क्या हुआ कि जर्मनी ने आज तक ऐसे पिछले 10-20 सालों में स्टेबिलिटी नहीं देखी। जब हिटलर के अंदर लोगों ने स्टेबिलिटी देखी कि भाई अब फैक्ट्रीज बन रही हैं, अब हाईवेज बन रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो लोगों को हिटलर के प्रति विश्वास जागा कि भाई हिटलर हमारे लिए कुछ करेगा। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट प्रपोज, अब देखो क्या हुआ कि जर्मन सुपर हाईवेज बनने गए, है ना, और साथ में इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट इसने लाया था ना, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम जो शास्ट ने लॉन्च किया था इकोनॉमी को सही करने के लिए, उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो कार थी फोक्सवैगन, जिसको आज हम गाड़ियां चलाते हैं इंडिया के अंदर, ये फोक्सवैगन तब बनी। मतलब फोक्सवैगन हिटलर के टाइम की कार है, इसलिए हम इसको जर्मन कार बोलते हैं। और फोक्सवैगन आपकी ऑडी, मतलब आई गेस बीएमडब्ल्यू, ये सारी चीज, मतलब जितनी भी जो फेमस कार्स है, मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, ऑडी हो गई, फोक्सवैगन हो गई, ये जितनी भी ऐसी कार्स है ना जिनको लग्जरी कार्स मानते हैं या फिर ऐसी कार्स मानते हैं जो कि ड्राइवर पर्सपेक्टिव से, वो सारी जर्मन कार्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को कार्स का इंजन का बड़ा शौक था। ये देखो, ये डाइन फोक्सवैगन, ये जो है ना, इस पोस्टर का मतलब है योर फोक्सवैगन, मतलब अब जो मिडिल क्लास आदमी है जर्मनी का 1933 के टाइम, हिटलर के टाइम पे, वो भी कार चला सकता था। और कौन सी कार, फोक्सवैगन की। ठीक है, चलो मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पास फोक्सवैगन की गाड़ी, इसलिए मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि चलो बहुत पुरानी किस्म की कार है अपनी। अब हिटलर ने धीरे धीरे करके फॉरेन, अब देखो फॉरेन रिलेशन बनाने आपको भाई आसपास की कंट्री से रिलेशन बनाने पड़ेंगे। भाई तुमको कई कल को कोई आके लपड़ मार दे या चांटा वाटा मार, लपड़ तो मैंने बहुत ही देसी लैंग्वेज बोल दी पर कोई बात नहीं, बोलनी चाहिए। अगर तुमको कोई आके चांटा मार दे तो तुम्हारे पास में कोई दोस्त तो होना चाहिए ना कि भाई बंदे लिया 10 बंदे लिया, तो ऐसे 10 बंदे कौन लाएगा, कंट्रीज लाएंगे। तो उसने अलग अलग कंट्रीज के साथ दोस्ती की। इसने क्या किया, सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन जो थी उससे उसने विड्रॉ कर लिया। लीग ऑफ नेशन मतलब एक ऐसी कमिटी बनी थी कि भाई अब ये नेशंस के अंदर कोई भी वॉर नहीं करेगा, सब शांति से रहेंगे। तो इसने बोला कि पहली फुर्सत में यहां से निकलो, ठीक है, मैं को नहीं रहना ऐसी फालतू की जगह के अंदर, मैं तो भाई करूंगा वॉर, मेरा दिमाग खराब होगा। इसने क्या किया, जो राइनलैंड, जिसको पहले जो जब वर्सेल्स की ट्रीटी के टाइम पे वापस राइनलैंड को छीन ले गया था जर्मन से, तो इसने राइनलैंड को वापस छीन के जर्मनी के अंदर ले आया। ठीक है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ ले आया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इसने एक कर दिया। खुद ऑस्ट्रिया से था, है ना, पर इसको ऑस्ट्रिया जर्मनी ऑलमोस्ट पास पास के पड़ोसी देश थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे बचपन से, और इन्होंने आके इसको दोनों को साथ में कर दिया। और 1938 के अंदर इसने दोनों को साथ में कर दिया और बोला वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ये लोगों को बोला गया। अब तुम ध्यान से देखो इसमें ये कैसे दिमाग के साथ खेलता था। ये चाहता तो वन पीपल वन एम्पायर बोल सकता था कि भाई जर्मनी के लोग एक हैं, ऑस्ट्रिया के लोग एक हैं, पर इसने साथ में वन लीडर भी बोला। मतलब ये हमेशा ये बताना चाह रहा था कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है जब हमारे पास में एक लीडर होगा जो कि होगा मैं। क्या आदमी है भाई, क्या मार्केटिंग जीनियस है। मतलब आज अगर होता ना तो ये बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी, एप्पल से बड़ी कंपनी हिटलर की होती। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके इसने क्या किया, सुडेंटेनलैंड को एक्वायर कर लिया फ्रॉम चेकोस्लोवेकिया। चेकोस्लोवेकिया क्या है, चेकोस्लोवेकिया एक जगह है। तो अब सुडेंटेनलैंड में लोग, बहुत सारे लोग जर्मन स्पीकिंग थे, इसको जर्मन से तो एक्स्ट्रा प्यार था। तो जहां जहां भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे ना, इसको लग रहा था कि नहीं, जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं सब एक जगह आ जाना चाहिए, मतलब मेरे पास आ जाना चाहिए। जर्मन स्पीकिंग लोग कहीं बाहर नहीं रहने चाहिए, एक साथ रहने चाहिए। ठीक है, तो पूरी कंट्री को खा गया। ठीक है, अब इसके पास में ना अनस्पोकन सपोर्ट था इंग्लैंड का। ये सब जब ये सारी हरकतें कर रहा था ना, तब इसके पास में इंग्लैंड का सपोर्ट भी था, क्योंकि इसने इंग्लैंड को भी कन्विंस कर रखा था। भाई वर्सेल्स की जो ट्रीटी थी, भाई सोचो तुम, वर्सेल्स की एक ट्रीटी जो थी, इतनी हार्श ट्रीटी, इसने कितनी 12 बजा दी पूरी दुनिया की। ठीक है, मतलब जर्मनी के अंदर हिटलर जैसा आदमी पैदा हो गया इस एक ट्रीटी के कारण। अगर तुम सोचो, अगर उस टाइम पे जर्मनी को बहुत फ्री छोड़ दिया होता तो हो सकता है कि हिटलर हुआ ही नहीं होता, हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं हुआ होता। पर ठीक है, हिस्ट्री क्या कर सकता है। ठीक है, इंग्लैंड का फुल टाइम सपोर्ट था इसके पास में, पर इंग्लैंड को धीरे धीरे पता, अब क्या हुआ कि इंग्लैंड का तो सपोर्ट था, पर इंग्लैंड का जो सपोर्ट था वही इंग्लैंड के ऊपर हावी हो गया। ठीक है, कैसे, देखो हिटलर ने सोचा कि भाई वॉर करके ही हम इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक कर सकते हैं। देखो हिटलर का बेसिक फंडा था, तुम सोचो, हिटलर ने बोला कि जब तक मैं जगह नहीं बढ़ाऊंगा तब तक मैं इकोनॉमी को कैसे बढ़ाऊंगा। मुझे अगर नई फैक्ट्रीज लगानी है, नई दुकानें खोलनी है, नई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मुझे लैंड तो बढ़ाना पड़ेगा। अब जर्मनी का लैंड जो था वो छोटा सा था, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, बहुत ज्यादा करना है, तो आपको अपना लैंड रिसोर्स एक्सपांड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अलग अलग जगह को एक्वायर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वॉर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, इसका सिंपल फंडा था कि हम बिना एक्सपांशन ऑफ
टेरिटरी के रिसोर्सेज, बिना एक्सपेंशन टेरिटरी की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हमको इकोनॉमी आगे बढ़ाने तो हमको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज मतलब क्या? लैंड रिसोर्स, मतलब हमको धरती तो चाहिए ना, जमीन तो चाहिए ना। जमीन कब मिलेगी? जब हम दूसरी टेरिटरीज को एक्वायर करेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा था इसका, ठीक है। इसने क्या किया सितंबर 1939, अब देखो इसने कुछ कुछ गलतियां की। क्या क्या किया? सितंबर 1939 में इसने पोलैंड में इन्वेड कर दिया। अब जब इसने पोलैंड में इन्वेट किया तो क्या हुआ? अब इसकी इंग्लैंड से लड़ाई होगी, क्योंकि पोलैंड जो था वो इंग्लैंड का थोड़ा सा दोस्त था, इसका भी दोस्त था। अब भाई, अब तुमने भाई इसके साथ में लड़ाई कर दी तो इंग्लैंड जो उसकी साइड हो गया कि भाई मैं तो तेरे साथ नहीं लड़ूंगा, तू तो उल्टे सीधे काम कर रहा है, ठीक है। सितंबर 1940 में क्या हुआ? और ट्रिपरटाइट एक्ट बना। ट्रिपरटाइट एक्ट वाज बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। तो बेसिकली ट्रिपरटाइट एक्ट मतलब ये एक पैक्ट है, ठीक है। ट्रिपरटाइट पैक्ट मतलब ये एक ऐसा समझौता है कि हमने ऐसे साइन कर ली तीनों ने कि भाई अपन तीनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान ने बिल्कुल ऐसे फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया एक दूसरे को कि अब तुम्हारे ऊपर जब भी लड़ाई आएगी तो मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर जब भी आएगी तो तुम खड़े रहना। तो ऐसे करके तीनों जो है वो एक हो गए, ठीक है। और हिटलर का जो क्लेम था इंटरनेशनल पावर का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मतलब हिटलर इन सब का नेता था, है ना। तो हिटलर धीरे धीरे पूरा पावरफुल बनता रहा था। इसने ट्रिपरटाइट एक्ट में तीनों कंट्रीज को साथ में भी जोड़ दिया था सितंबर 1940 में। अब पपेट रेजिम, जो भी पपेट रेजिम थी इसकी, है ना, नाजी की, उसने क्या किया था कि छोटी छोटी ऐसी रेजिम, छोटी छोटी रेजिम बनाई थी पूरे यूरोप में जो नाजी के कंट्रोल में थी। भले वो कहीं और क्यों, पर वो नाजी कंट्रोल में था, कि यहां बैठ के, जर्मनी में बैठ के जो हिटलर है वो पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप को कंट्रोल कर सके छोटी छोटी जगहों के कारण, ठीक है। तो बड़ा दिमाग था। 1940 तक, एट द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर, मतलब बिल्कुल अपनी पावर की चोटी पे था। इससे ज्यादा पावर इसने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। बहुत पावरफुल। 1940 तक हिटलर एक ऐसा आदमी बन गया था जिसको आप छू भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब हिटलर का हुआ गया दिमाग खराब। हिटलर का बचपन से सपना था कि भैया हम तो है ईस्टर्न यूरोप को पूरा एक्वायर करना, मतलब पूरा रशिया मेरे पास होना चाहिए, पूरा इंग्लैंड मेरे पास होना चाहिए। अब रशिया और इंग्लैंड कोई फुद्दू कंट्रीज तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्रीज है। हिटलर भले ही होगा, महान होगा, पर ये भी फुद्दू कंट्रीज थोड़ी है। तो इसने क्या किया? इसको चाहिए था कि भाई हम जर्मन के लिए बहुत ज्यादा जगह बना के रखे। जर्मन मेरी जो, मतलब जर्मन से इसको इतना प्यार था, मतलब देश से तो बहुत प्यार था इसको, है ना। इसको लगा कि भाई जितने भी जर्मन लोग हैं, इनके आने वाली सारी जनरेशन को मुझे सिक्योर करना है, तो बड़ा सा लैंड मुझे चाहिए इनके लिए। तो इसने क्या किया? सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया 1941 के अंदर। और इसको बोलते हैं हिस्टोरिक ब्लंडर, क्योंकि इसकी इस एक गलती के कारण वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। इसने क्या किया? इसको लगा कि मैं रशिया से लड़ लूंगा, तो ये सोवियत यूनियन, जून 1941 में इसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। अब हुआ क्या? हिटलर था यहां बीच में जर्मनी में, यहां था रशिया, यहां था यूके। अब पहले ये यूके से तो, मतलब अपने इंग्लैंड से तो वॉर छेड़ चुका था, तो यहां से इसने रशिया से लड़ाई कर ली, यहां से इसने इंग्लैंड से लड़ाई कर ली। तो हुआ क्या? देखो कुछ इस टाइप की सीन हुई, ठीक है। बेसिकली ये रहा तुम्हारा जर्मनी, है ना। ये रहा हमारा पूरा, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये हमारा जो पूरा वो दिखेगा, अच्छा इस फोटो के अंदर है नहीं वो, ये रहा, हाँ सॉरी, ये रशियन एम्पायर है, ये जर्मन एम्पायर है, और ये ग्रेट ब्रिटेन है। अब क्या हुआ कि जर्मन एम्पायर है, इसने इससे भी लड़ाई कर ली, इसने इससे भी लड़ाई कर ली। अब देखो ये जो ब्रिटेन है ना, ये थोड़ा हाइट पे होता है, मतलब ब्रिटेन जो है वो थोड़ी सी हाइट पे है और बीच में नदी है, तो इसलिए इसके लिए चल के आना पॉसिबल नहीं था। तो इसने क्या किया? एरियल बॉम्बिंग चालू कर दी, हवा से बॉम्ब फेंकना चालू कर दिए, और साथ में इसने इधर से भी लड़ाई चालू कर दी। तो जो रशिया के ट्रूप थे वो जर्मन की इधर से हालत खराब कर रहे थे और ब्रिटेन की इधर से हालत खराब कर रहे थे। तो यहां पर बीच में जर्मन जो दोनों के बीच में पिस गया, दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से पिस गया जर्मन, ठीक है। तो हुआ क्या कि जर्मनी जो है वो यहां पर हार गया, ठीक है। बेसिकली सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट। तो बेसिकली जो सोवियत रेड आर्मी थी इसकी बहुत बुरी तरीके से हार हो गई जर्मनी में। कहां पर? स्टेलिंगग्राड में। स्टेलिंगग्राड में इसकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई, यहां पर इसने घुटने टेक दिए। और आफ्टर दिस सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। मतलब कुल मिला के यहां पर ये हुआ कि जो सोवियत था उसने ईस्टर्न यूरोप पर राज करा फॉर द नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हाफ सेंचुरी, मतलब अगले 50 सालों के लिए इनका राज आ गया। तो इसकी जो ये गलती थी ना, इसके कारण इतनी बड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। अब हाँ, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर यूएस ने बोला कि मैं नहीं लड़ने वाला, तुम लोग लड़ लो। पर हुआ क्या कि अब देखो ट्रिपरटाइट एक्ट पता है ना, ट्रिपरटाइट एक्ट क्या था? जर्मनी, कौन कौन थे भाई इसके अंदर याद करो, अपने जर्मनी, इटली और जापान। भाई पहले जापान और जर्मन दुश्मन थे, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये अलग अलग टीम से लड़ते हैं, पर अब साथ में आ गए, है ना, क्योंकि सबको पावर चाहिए, सबको ऐसा चाहिए। तो इन तीनों ने दोस्ती कर ली। अब जर्मनी ने जब जंग छेड़ी, तो बेसिकली जब जर्मनी ने जंग छेड़ी किसके ऊपर? अपने रशिया के ऊपर। तो रशिया के सारे बंदे रशिया के साथ आ गए। जर्मनी के कौन बंदे थे? इटली और जापान। जर्मनी के इटली और जापान इसके साथ में आ गए, तो जर्मनी, इटली, जापान एक हो गया, और हमारा वापस से एलाइड पावर, सेंट्रल पावर्स में लड़ाई चालू हो गई। तो ये देखो इस टाइप से लड़ाई जो है वो छिड़ गई वापस से। और जब लड़ाई छिड़ी तो उसके बाद में जर्मनी बुरी तरीके से हार गया। अब जर्मनी ने तो घुटने टेक दिए, पर जापान ने घुटने नहीं टेके। जापान ने बोला कि मैं तो लड़ूंगा, ठीक है। तो जापान ने क्या किया? जापान ने धीरे धीरे करके इंडो चाइना का जो फ्रेंच रीजन था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और अब जापान ने सोचा कि मैं अभी जो यूएस के नेवल बेसिस है, नेवल बेसिस मतलब जहां पर यूएस की नेवी है, उसको अब एक्वायर करूंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जापान ने क्या किया? यूएस बेस पर्ल हार्बर को 7 दिसंबर 1941 में बॉम्ब कर दिया। ये रियल फोटो है। क्या हुआ है? ये यूएस का एक बेस था, ठीक है, नेवल बेस था पर्ल हार्बर करके। अब जापान ने क्या किया? इसको पूरा बॉम्ब से उड़ा दिया, ठीक है। मतलब जो पूरी यूएस की नेवी थी, मतलब जो नेवल आर्मी थी या जो पूरी नेवी थी, उसको इसने बॉम्ब से उड़ा दिया जापान ने, ठीक है। अब
यूएस की एंट्री यहां पे होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अभी तक क्या हुआ, ध्यान से सुनो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ है ना, ये हिटलर जो था वो ये बिल्कुल नशे में धुत हो चुका था। इसको लगा कि मैं रशिया को भी एक्वायर कर लूंगा, मैं पूरे ईस्टर्न यूरोप को एक्वायर करूंगा, जो मेरा सपना है। पर जब ये रशिया को एक्वायर करने गया तो रशिया ने उधर से धोबी पछाड़ कर दी और इंग्लैंड ने इधर से धोबी पछाड़ कर दी, ऊपर से बॉम्ब फेंक फेंक के, तो दोनों तरफ से इसका धोबी पछाड़ हो गया और ये स्टालिनग्राड में हार गया। पर जापान जो था, चूंकि जर्मनी का दोस्त था, तो इसने लड़ाई साथ में स्टार्ट की थी, चलो वही साथ में लड़ेंगे। पर जापान ने अभी भी नहीं रुका। जापान ने बोला कि मैं तो धीरे धीरे करके मैं तो ऑक्यूपाई करूंगा, ठीक है, जर्मनी हार गया तो हार गया, मैं नहीं हारने वाला अब, ठीक है। तुम सोचो भाई उस टाइम पे क्या सीन रहा होगा, कैसे लोगों की जिंदगियां, कितनी लाखों की तादाद में खून खराबा हुआ होगा, ठीक है। अभी देखो भाई हिटलर की मेंटालिटी पे नहीं आवे मैं, अभी देखो हिटलर इतना पावरफुल बना कैसे बना इतना पावरफुल, जब ये इतने गंदे काम करते तो पावरफुल कैसे बना, वो अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी तो पहला पार्ट ही चल रहा है, ठीक है, पर इसी लेक्चर के अंदर वन शॉट के अंदर कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो यूएस के जितने भी नेवल बेसिस थे उस पे जापान ने बॉम्बिंग कर दिया। अब जब जापान ने बॉम्बिंग करी तो यूएस का हो गया दिमाग खराब, क्योंकि यूएस का अपना नेवल बेस खत्म हो गया। तो इसलिए अब यूएस ने की एटॉमिक बॉम्बिंग, जो हमको पता है बहुत ही फेमस, हिरोशिमा और नागासाकी में यूएस ने 2 बॉम्ब ड्रॉप किए, एक पहला 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। हिरोशिमा में पहले ड्रॉप किया, फिर नागासाकी में ड्रॉप किया और एटॉमिक बॉम्ब से पूरे शहर जला दिया। मतलब करीब करीब 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे मर गए वहीं पे, ठीक है। तुम सोचो कितनी खतरनाक चीज थी, और यहां पर से फिर दुनिया जो है वो उथल पुथल हो गई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है। तो ये होता है हमारा वर्ल्ड वॉर का पूरा सिनेरियो खत्म, और यहां पर हमारा जो नाजी की सरकार है वो भी खत्म हो गई। नाजी जो इतना पावरफुल है वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। क्यों खत्म हुआ? अहंकार के कारण, सिंपल। उसके पास में चाहता तो अपने देश को बहुत अच्छे से चला सकता था, पर उसकी जो ये टेंडेंसी थी कि मैं और एक्वायर करूंगा और एक्वायर करूंगा, और जो अहंकार था कि मेरे साथ पावरफुल कोई नहीं है, इसके चक्कर में उसकी बड़ी हालत खराब हो गई। अब आते हैं नाजी वर्ल्ड व्यू के ऊपर। ये है हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट। ये मैं तुम्हें फटाफट बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि नाजी सोचता कैसा था, तो मैं रीड करते चलना, ठीक है। बेसिकली नाजी ने जितने भी क्राइम्स किए, जितने भी चीजें की, सब एक बिलीफ के साथ में अटैच थी। मतलब सब लोगों का एक भरोसा था। इतना होने के बाद भी लोग नाजी को भगवान मान रहे थे। क्यों? ऐसा क्या क्या था नाजी में? सबसे पहले नाजी आइडियोलॉजी, हिटलर वर्ल्ड व्यू, दोनों एक ही चीज है, ये बात यहां पर समझ लो। अब देखो नाजी का एक सिंपल अब नाजी के दिमाग के अंदर, मतलब हिटलर के दिमाग के अंदर चलते हैं। हिटलर के दिमाग के अंदर जो चलता था वो हिटलर बाहर बोलता था, बकबक करता था। हिटलर का ऐसा मानना था कि इक्वालिटी कभी भी नहीं हो सकती लोगों के बीच में, हमेशा एक रेशियल हायरार्की तो रहेगी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लोग इक्वल हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हायरार्की रहेगी, कोई ऊपर पर रहेगा कोई नीचे पर रहेगा। इसके सबसे पहले थॉट था, ठीक है। इसका ऐसा मानना था जो भी ब्लॉन्ड, मतलब थोड़े सफेद बाल वाले, जो ब्राउन हेयर वाले होते हैं ना, ब्लू आइड, जिनकी आंखें ब्लू हैं, और जो नॉर्डिक नॉर्डिक मतलब इस टाइप के जो दिखने वाले जर्मन है, इनको हम आर्यंस बोलते हैं। मतलब दीज जर्मन आर्यंस फॉर द टॉप। मतलब पहली बात तो इसने लोगों को ऐसा कन्विंस कर दिया कि इक्वालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, हायरार्कियल चीज होती है। मतलब हमेशा कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा। तो सबसे ऊपर में जो ब्लू आइड ब्लॉन्ड नॉर्डिक जर्मन आयरन जो इसके जैसे दिखते हैं वो सबसे टॉप पे हैं, और जो ज्यूज हैं, ज्यूज से जिनसे सबको शुरू से दुश्मनी है, ज्यूज सबसे नीचे रहते हैं, ठीक है। अब ये जो ज्यूज हैं इनको एंटी रेस बोलने लग गए, ठीक है, और इनको आर्क एनिमीज बोलने लगे। आर्क एनिमीज मतलब कि ये हमारे आर्यंस के लिए खतरा है, ठीक है। अब देखो बाकी सारे कलर तो देखो, टॉप पे हमें पता चल गया कौन है, बॉटम में पता चल गया कौन है। अब जो बीच बीच में जो लोग हैं ना, वो उनके कलर और उनके रेस के हिसाब से उनको बांट दिया गया, ठीक है। अब हिटलर ने सोचा कि लोगों को बेचे कैसे है भाई, लोग तो गुस्सा करेंगे ना। तो हिटलर भाई बेचने के लिए बहुत ही सही चीज लाता था। हिटलर ने जो डार्विन थ्योरी, अगर तुमको नहीं पता है डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी, तो डार्विन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिसने हमको एवोल्यूशन थ्योरी दी। तो जो सबसे पहले हमको बताया ना कि हम इवॉल्व हुए हैं, पहले हम ऐसे नहीं थे, हम धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि हमारी जो दाढ़ हो गई या हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हो गए जो कि आज काम में नहीं आते, पर वो पहले थे इसलिए वो आज तक है। तो कुल मिला के इसने बोला कि इवोल्यूशन होता रहता है। तो हिटलर ने इसकी पहले हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन दोनों के आइडियोलॉजीज को चुराया और अपनी स्पीचेस में पेलना चालू कर दिया, ठीक है। मनबत्ती लोगों का दिमाग खराब किया। क्या बोला इसने सबसे पहले तो कि भाई जैसे डार्विन ने बोला नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने क्या बोला कि इवोल्यूशन होता रहेगा, तो सिमिलरली इसने बोला कि भाई इवोल्यूशन होता रहेगा, और हम जो हैं, जो ब्लॉन्ड ब्लू आइड आर्यंस है, ये सबसे टॉप पे इवोल्यूशन के। और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर ने ऐसा बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब हर्बर्ट स्पेंसर का मतलब यह था कि उसने ऐसा बोला था कि जब भी कोई नेचुरल क्लाइमेट आएगी, मान लो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, या कोविड जैसी महामारी आ गई, तो उस केस में सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा फिट हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसने ऐसा किया, इसने ये जो दोनों आइडियोलॉजी थे ना, इसको लोगों के अंदर दिमाग के अंदर फीड करना चालू कर दिया। जबकि इन दोनों ने ऐसा बोला ही नहीं। ये बात ध्यान रखना कि डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। डार्विन ने तो बस अपनी थ्योरी दी भाई, साइंटिस्ट के होते। पर ये इसने क्या किया, ये जैसे भी रेसिस्ट थिंकर थे, हिटलर की जो पूरी पार्टी थी, इसका तो काम था लोगों को मैनिपुलेट करना। तो इसने लोगों को मैनिपुलेट करके ऐसा बोल दिया कि भाई ये जो डार्विन की जो थ्योरी है ये ह्यूमंस के लिए ही एप्लीकेबल है, और जो स्पेंसर है ये भी यही बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो चलो हम सब फिटेस्ट बनते हैं और बाकी सब लोगों को मार देते जो भी हमारे ऊपर खतरा है, ठीक है। तो नाजी का आर्गुमेंट बहुत सिंपल सा है कि हमको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस बनना है दुनिया की। अगर हम वीक रहेंगे तो दुनिया हमको खत्म कर देगी, ठीक है। दूसरा आर्यन रेस फाइनेस्ट था, और तीसरा ये कि इसको अपनी प्योरिटी को अगर बरकरार रखना है तो इसको स्ट्रॉन्गर बनकर पूरी दुनिया को डोमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब आता है लेबेंसरॉम और लिविंग स्पेस। लेबेंसरॉम मतलब कि इसने धीरे धीरे करके लिविंग स्पेसेस बनाना चालू कर दी, ठीक है। हिटलर को ऐसा था कि भाई नई टेरिटरीज को एक्वायर करना पड़ेगा। देखो ये तो मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि नई टेरिटरीज को एक्वायर करना पड़ेगा, लिविंग स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमको एरिया बढ़ाना है, लोगों को बढ़ाना है, तो हमको धीरे धीरे करके स्पेसेस सारी बढ़ानी पड़ेगी। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज वो सब हमको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हिटलर क्या कर रहा था, धीरे धीरे जर्मन बाउंड्रीज को इधर इधर करके एक्सपांड कर रहा था, ठीक है, ताकि ये सारे जर्मन को एक साथ कॉन्सेंट्रेट कर पाए। मतलब मान लो कि ये जर्मनी है और यहां पर भी कोई जर्मन बोलने वाली कंट्री जहां पर थोड़े बहुत लोग जर्मनी बोलते हैं, तो हिटलर एक्सपांड करके यहां पहुंच जाता था और यहां जितने भी जर्मनी वाले हैं इन सबको अपने साथ ले लेता था। इसको बहुत प्यार था जर्मन से, ठीक है। और पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली जो भी एक्सपेरिमेंट करता था, ठीक है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन करना है लोगों का, या लोगों को कैसे मारना है, लोगों को कैसे पीटना है, कैसे प्रताड़ित करना है, ये पहले क्या करता था, हिटलर में दिमाग बहुत था। हिटलर को पता था कि भाई मैं पहले अगर इतनी बड़ी कंट्री के ऊपर कुछ करूंगा और कुछ भी गलत हो गया तो सारे लोग मेरे माथे आ जाएंगे, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटी सी जगह पे करता हूं। तो पोलैंड को इसने अपनी लेबोरेटरी बना रखी थी कि यहां पर चलो जो भी करना है, जो भी सक्सेसफुल होगा हम पूरी जर्मनी में कॉपी कर देंगे, जो भी फेल होगा उसको यहीं कहीं दबा देंगे, ठीक है। तो ये पोलैंड के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट करता था। अब धीरे धीरे इसने क्या किया, रेशियल स्टेट को एस्टेब्लिश करने लगा। रेशियल स्टेट मतलब कि इसने क्या किया, इसने दो टाइप के लोग बनाए, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। इसने बोला कि कुछ लोग हैं जो हमारे लिए डिजायरेबल है और कुछ लोग हैं जो हमारे लिए अनडिजायरेबल है। जो लोग प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस है वो हमारे लिए डिजायरेबल है, और जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि ज्यूज हो गए या फिर इसके अलावा कोई भी थोड़े अनहेल्दी लोग हो गए, इनफैक्ट अगर जर्मन भी हो तुम और अगर तुम अनहेल्दी हो तो भी तुम हिटलर के हिसाब से अनडिजायरेबल। अनहेल्दी मतलब मान लो तुम्हारा एक हाथ काम नहीं करता, एक पैर काम नहीं करता, तुम मेंटली अनवेल हो, फिजिकली अनवेल हो, तो तुम अनडिजायरेबल हो। हिटलर को सिर्फ वो लोग चाहिए थे जो कि नॉर्डिक आर्यंस थे और बहुत ज्यादा हेल्दी थे, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। बाकी सारे लोग इसके लिए अनडिजायरेबल थे। ज्यूज सिर्फ देखो, ज्यूज तो ऑब्वियसली, ज्यूज तो मतलब इनके जानी दुश्मन है, ठीक है। ज्यूजों मतलब ज्यूजों ज्यूज बहुत दुश्मन थे इसके। तो सिर्फ ज्यूज ही अनडिजायरेबल नहीं है, जिप्सीज हो गए। जिप्सीज मतलब जो थोड़े रोमन साइड से आए हुए लोग हो गए, ब्लैक्स हो गए, है ना। फिर इनफैक्ट अगर कुछ इंडियंस भी है तो वो सबको इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, ठीक है। और सबको थ्रेटन, मतलब लोगों को ऐसा बताया गया कि भाई मेरी बात सुनो, ये जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं ना, ये आर्यंस के लिए खतरा है। मतलब ये था हमारा हिटलर, इसने सबको ऐसा बोला कि भाई ये लोग हमारे लिए खतरा है, तो इनको मारो, इनको खत्म करो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इनको परसिक्यूट किया, मतलब इनको बहुत प्रताड़ित किया। रशियंस जो थे, पोल्स जो थे, उन सबको सब ह्यूमन माना गया, मतलब कि ह्यूमन है ही नहीं, ये तो निचले हैं बहुत, ठीक है। अब जब जर्मनी जो था, जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड और अलग अलग रशिया के कुछ कुछ पार्ट्स एक्वायर किए, तो वहां के सब लोगों को स्लेव लेबर बना दिया, ठीक है। सब लोग जो है वो आधे से ज्यादा लोग उनमें से मर गए, सिर्फ हार्ड वर्क और स्टारवेशन, मतलब उनको खाना पीना कुछ नहीं आता था, वो भूखे मर गए लोग, ठीक है। इतनी क्रूरता की इसने, अब तुम भाई सुनते जाओ, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसने कितनी क्रूरता की। ज्यूज वर द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, ठीक है। ये जो नाजी जर्मनी था ना, इसमें ज्यूज की इतनी हालत खराब की इसने, इतना टॉर्चर किया, लोगों को जिंदा जला दिया, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। और लोग सपोर्ट करते थे हिटलर का। तो हिटलर इतना ऊपर कैसे पहुंचा, उसकी मेंटालिटी के कारण, उसके दिमाग के कारण। उसको पता था कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, ठीक है, इमोशंस के साथ। वही लोगोस, इथोस, क्या बताया मैंने तुमको, इथोस, लोगोस और पेथोस। तो उसने पेथोस का यूज किया, इमोशंस का यूज किया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके नाजी ने पता है क्या बताने लग गया, नाजी बताने लग गया कि जो हमारे जो क्राइस्ट है, जो जीसस है, उसकी उनकी उनकी जो किलिंग हुई थी उसके जिम्मेदार ज्यूज है। ज्यूज बेचारे बोले भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, पर धीरे धीरे करके इसने सबको कन्विंस कर दिया कि भाई हमारे रिलीजन के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है ज्यूज। इन्हीं लोगों के कारण क्राइस्ट की हत्या हुई थी, ठीक है। इसलिए उनको लैंड ओन करने से मना कर दिया गया था। ये सिर्फ ट्रेड और मनी लैंडिंग से करते थे। अच्छा, इनको है ना यूसरर्स भी बोलते थे, यूसरर्स। यूसरर्स मतलब कि जो मनी लैंडिंग करते हैं, मतलब जो बिल्कुल पैसे के गद्दे में बैठे होते हैं और सबको पैसा बांटते हैं और पैसे वसूलने का काम करते हैं, ठीक है। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज, ठीक है। तो गेटोज नाम के एरिया इनके लिए बना दिए गए थे जहां पर ये अलग से रहते थे, इन सबको अलग ही कर दिया गया था। देखो इनके ऊपर पीरियडिकली वायलेंस होता था, मतलब पीरियडिकल मतलब हो सकता है मतलब ऐसा फिक्स कर दिया गया होगा कि मंडे के दिन आके इनको हम मारेंगे, ट्यूसडे के दिन आके इनके ऊपर पानी फेंकेंगे, मतलब इस टाइप का वायलेंस, मतलब इतना घटिया किस्म का वायलेंस होता था, ठीक है। हिटलर की उल्टी सीधी कुछ भी सीडो साइंटिफिक थ्योरीज बताता था रेस की। सीडो साइंटिफिक थ्योरी मतलब कि कुछ भी, कुछ साइंटिफिक नहीं होता, तो कोई लॉजिक, देखो मैंने बोला ना इसकी बात में कोई लॉजिक नहीं है, पर चूंकि इसकी इमोशनल डीलिंग बहुत अच्छी है, लोगों का दिमाग बहुत अच्छे से खेलता है, तो इसलिए लोग इसको मानते थे। इसने क्या बोला कि कन्वर्जन तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप ज्यूज को कन्वर्ट कर दो अपने अपने रिलीजन में, उनको अपनी लैंग्वेज सिखा दो। तो इसने बोला कि नहीं नहीं भाई, कन्वर्जन सॉल्यूशन नहीं है, इनको कंप्लीटली एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी ठीक होगा, वरना ये लोग एक दिन हमको मार डालेंगे, ठीक है। चलो 1933 से 1938 के टाइम पे नाजी जो थे उन्होंने बहुत टेरराइज किया, बहुत पर्पराइज किया, बहुत सेग्रीगेट किया ज्यूज को, मतलब टेरराइज किया। मतलब देखो ये दो फेजेस हैं, ठीक है। मैं तुमको बताऊंगा रेशियल यूटोपिया, पूरा बताऊंगा तुमको कि कैसे दो फेजेस में, तीन फेजेस में इसने ज्यूज को खत्म किया। अभी मैं सिर्फ पूरी ज्यूज की कहानी बता रहा हूं।
1933 1938 ये इन 5 सालों में इसने क्या किया भाई, हिटलर बहुत दिमाग वाला था, इसने सब कुछ सिस्टमैटिकली किया। इसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आज जाके मार दो, इसने शुरू के 5 साल तक सिर्फ उनको टेरराइज किया, उनको अलग बांटा, उनको नीचा दिखाया, और बचे फेज में 1939 से 1945 में इनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल के तब इनकी किलिंग की। तो शुरू के 5 साल इसने मेक श्योर किया कि सारे लोग इनके दुश्मन बन जाए, ताकि जब भी मैं इनको मारूं तो कोई आवाज नहीं उठाए, सब लोग मेरा सपोर्ट करें। तो शुरू के 5 साल इसने वही किया, सक्सेसफुल हुआ। अगले 5 साल में इसने सबको मार डाला। ठीक है, जीनोसाइड, वॉर, ये सब होने लग गया, पोलैंड को डिवाइड कर दिया। जीनोसाइड मतलब वही कि एक पूरी नस्ल को खत्म कर देना, तो ज्यूज को पूरे जड़ से खत्म करना चाहते थे। इनको लगता था कि पूरी दुनिया में ज्यूज होने नहीं चाहिए। ठीक है, पोल्स जो थे, जो भी पोलैंड लोग थे, मतलब पोलैंड मतलब पोल्स, पॉलिश लोग। ठीक है, पोल्स मतलब खंबा नहीं हुआ। ठीक है, इनको अपने जो जितने भी घर थे इन सबको छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। पोलैंड वाज एनेक्स टू जर्मनी, मतलब पोलैंड को जर्मनी का एक पार्ट बना दिया गया। ठीक है, जितने भी पोलैंड के लोग थे उनको भेड़ बकरियों की तरह दबा दबा के जनरल गवर्नमेंट की तरफ भेजा था। जनरल गवर्नमेंट, तुम सोचोगे जनरल गवर्नमेंट का नाम है, बढ़िया होता है। देखो, पूरी दुनिया के लिए तो हिटलर ने ऐसी इमेज बना रखी थी कि यहां पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, पर अंदर ही अंदर क्या हो रहा है वो तुम यहां पर देख ही सकते हो। ठीक है, इस टाइम तक भी पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि हिटलर ऐसे ऐसे गंदे काम कर रहा है, यहां पर लोगों को इतना परेशान कर रहा है। पर लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि हिटलर की खुद की कंट्री के लोग उसके सपोर्ट में थे ना, कोई आवाज ही नहीं उठाता था उसके खिलाफ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जितने भी पोल्स थे या जितने भी अनडिजायरेबल थे, अनडिजायरेबल बताना कौन, मतलब अनडिजायरेबल मतलब जो भी नॉर्डिक, ब्लू आइड, ब्लॉन्ड, आर्यन नहीं है, या फिर अगर है और अनहेल्दी है, तो वो सब अनडिजायरेबल हो गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जितने भी पॉलिश इंटेलिजेंसिया के लोग थे, मतलब जितने भी ऐसे लोग थे जो पोलैंड के थे, जो पॉलिश थे और जिनके इसमें थोड़ी इंटेलिजेंस थे, जो थोड़े दिमाग वाले थे, जो थोड़े इंटेलिजेंट थे, उनको मर्डर कर दिया गया। ठीक है, हिटलर ने साफ बोला कि भाई ये जो ज्यादा ज्ञान वाले लोग हैं इनको खत्म कर दो, क्योंकि अगर ये ज्ञान वाले लोग जिंदा रहेंगे तो ये आने वाले पॉलिश जनरेशन को और ज्ञान बांटते रहेंगे और फालतू ज्ञानवान करेंगे और फिर मेरे खिलाफ लड़ेंगे, इसको खत्म ही करो। ठीक है, ताकि ये लोग इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली बिल्कुल खत्म हो जाए, इनके इसमें कोई गुरु रहे ही ना। पॉलिश चिल्ड्रन जो आर्यंस की तरह दिखते थे, है ना, जो अब देखो क्या किया, जर्मन ने पोलैंड को एक्वायर कर लिया, है ना। अब जर्मनी ने अपनी एक पोलैंड कंट्री को एक्वायर कर लिया। अब इस पोलैंड में जो ऐसे बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे जो कि आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको टेस्टिंग के लिए भेजते थे। अगर रेस टेस्ट में वो रेस एक्सपर्ट्स रखे थे उसने, तो उनको टेस्टिंग, अगर वो टेस्टिंग में पास हो जाते थे तो उनको क्या करते थे कि उनको मतलब पास होगा इसका मतलब ये मान के चलते थे वो कि नहीं ये जर्मन सी है। ठीक है, और इनको पोलैंड वालों ने अपने कब्जे में रखा होगा। तो क्या होता था, छोटा सा बच्चा है ना, क्या हुआ, देखो पॉलिश है, ये पोलैंड है ना। अब पोलैंड के बच्चे हैं छोटे छोटे छोटे। अब नाजी क्या करते थे कि इन बच्चों को ना टेस्टिंग के लिए भेजते थे। ठीक है, टेस्टिंग के लिए भेजा कि भाई इसको टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो। अब अगर ये रेस टेस्ट में पास हो जाता है, मतलब कि जो भी, देखो हम सिर्फ उन बच्चों को ले रहे हैं यहां पर जो कि आर्यंस की तरह दिखते हैं। ठीक है, जो आर्यंस की तरह दिखते हैं, तो हिटलर को ये मेक श्योर करना था कि भाई सारे आर्यंस मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, सारे आर्यंस मेरे पास होने चाहिए। तो जितने भी लोग आर्यंस की तरह दिखते थे उनको उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा, इसको टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो। अगर मान लो टेस्ट में पास हो गया तो इसका मतलब ये जो है ये असली आर्यन और इसको जर्मन में रख दिया जाता था, मतलब जर्मनी में किसी माँ बाप को अडॉप्ट करने के लिए बोल दिया जाता था। कोई अगर ऐसा है जो कि नहीं है तो उसको, मतलब जो कि मतलब रेशियल टेस्ट फेल कर जाता है उसको मार देते थे। ठीक है, वो बोलते थे कि भाई ये जीने के लायक नहीं, तो इसको इवेंचुअली धीरे धीरे करके मतलब ऑर्फनेजेस में डाल के इवेंचुअली मार देते थे, मतलब भूखमरी के कारण ऐसे करके मर जाते थे। ठीक है, लार्जेस्ट गेटोस मतलब वही जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता था, वहां पर गैस चैम्बर्स थे और गैस चैम्बर्स के अंदर जनरल गवर्नमेंट पूरी किलिंग करवाता था, भर के लोगों को मरवा देता था। ठीक है, ये देखो भाई ध्यान से, इसके अंदर वो जो पोलैंड के लोग हो गए, जितने भी अनडिजायरेबल्स हो गए, जितने भी ज्यूज हो गए, उन लोगों को ऐसी ट्रेन्स में, ऐसे डब्बों में अंदर भराया जाता था और यहाँ पर गैस लीक की जाती थी और उस गैस से ये लोग चीख चीख के अगले 8-10 मिनट के अंदर अंदर मर जाते थे। ठीक है, ये देखो तुम रियल फोटोज हैं। ठीक है, अब नाजी ने कैसे मारा सबको, अब वो देखते हैं कि नाजी इतना पावरफुल कैसे हो गया कि इसने इतने सारे लोगों को, मतलब लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला और लोगों को कोई चिंता ही नहीं है, लोग फिर भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसने 3 स्टेजेस में काम किया। सबसे पहले तो शुरू के जो 4-5 साल थे एक्सक्लूजन का काम किया। एक्सक्लूजन मतलब सबसे पहले इसने स्टेज 1 के अंदर सबको एक्सक्लूड करवा दिया। ठीक है, इसने मतलब लोगों को ऐसा बोला कि भाई ये हमसे अलग है, इनको एक्सप्लोर हो। दूसरा था गेटोइजेशन। गेटोइजेशन मतलब कि इसने सबको पहले तो लोगों के दिमाग में क्रिएट किया कि हमसे अलग है ना, कि मतलब एक्सक्लूड करो इनको सोसाइटी से। तो लोगों के दिमाग के साथ खेल के बोला कि भाई तुम इनके साथ मत रहो, इनसे दूर रहो, इनसे ना तो दोस्ती करो ना इनसे शादी करो, इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो तुम बिल्कुल तुम्हारा सर मुंडवा के तुमको पूरे शहर में घुमाएंगे, इस टाइप की हरकतें की। दूसरा गेटोइजेशन। गेटोइजेशन मतलब कि अलग अलग इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल देना। और तीसरा था एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मतलब कंप्लीटली वो कर देना, मतलब उनको किल कर देना, मार डालना। ठीक है, देखो अब देखो सबसे पहली बात कि ज्यूज से इतनी नफरत क्यों करते थे। तुम सोचो कि भैया ज्यूज ने से किया क्या जो इतनी नफरत कर रही है, तुमको कोई बताता नहीं, तो चैप्टर में है भी नहीं। तो बेसिकली ज्यूज जो थे ना, लोग ऐसा मानते थे जर्मनी के कि जो ज्यूज थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड में जर्मन हारे ना, ये इसलिए नहीं हारे क्योंकि ये हार गए, ये इसलिए हारे क्योंकि इन्होंने ना इनकी पीठ में चूरा घोंप दिया। ये देखो ये फोटो, मतलब ये कार्टून है, ये कार्टून ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे ज्यूज ने देशद्रोह किया और अपने लोगों को धोखा दिया और इनके कारण ही जर्मनी जो हार गया, अदरवाइज जर्मनी जीत जाता। तो ऐसे करके इन्होंने
काम चालू किया। तो सबसे पहले तो मतलब ऑब्वियस बात है, लोगों के अंदर ज्यूज होता है, मतलब जबकि ज्यूज ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, है ना, हो भी सकता है किया हो, पर इतने लेवल पे भी नहीं गया था कि जर्मनी हार जाए। जर्मनी उसकी खुद की गलत डिसीजन के कारण हारा था, पर सारा जो इल्जाम था वो एलाइड पावर्स ने जर्मनी पे थोप दिया और जर्मनी ने ज्यूज पे थोप दिया, ठीक है, बस ये ब्लेम गेम ही चलता रहा। तो ज्यूज के खिलाफ लोगों ने ऐसी नफरत करना चालू कर दिया, ठीक है। चलो अब एक्सक्लूजन में क्या था कि सिर्फ जर्मन या रिलेटेड ब्लड वाले लोग ही सिटीजन कहलाएंगे, मतलब उसने सिटीजनशिप देने से मना कर दिया, ठीक है। मैरिज जो है ज्यूज और जर्मन के आपस में मैरिज नहीं हो सकती, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस नहीं हो सकते, मतलब आप अफेयर नहीं कर सकते, आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो ज्यू नहीं हो सकते। अगर आप जर्मन हो, अगर आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज्यू है तो फिर वो क्राइम है, ठीक है। और ज्यूज को ना अपना नेशनल फ्लैग, मतलब जर्मनी का जो फ्लैग था उसको होस्ट करने से मना कर दिया था। देखो जैसे कि ये एक साइन है, दिस साइन डिक्लेयर्स दैट नॉर्थ सी बेथिंग रिजॉर्ट इज फ्री ऑफ ज्यू। तो ठीक है, मतलब एक रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट के अंदर ये साइन है, मतलब कि यहां पर ज्यूज है ही नहीं, तो आप फ्रीली आ सकते हो। मतलब ज्यूज को इतना नीचा दिखाया गया था। सिमिलरली पार्क में एक बेंच है जहां पर लिखा है फॉर आर्यंस ओनली, जो लिखा है ना इसका मतलब है फॉर आर्यंस ओनली, मतलब कोई ज्यू, मतलब तुम सोचो उनको पूल में नहाने नहीं दे रहे हैं, पार्क में उनको चेयर पे जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक ज्यू वुमेन है जो बोल रही है कि मेरे पास सिर्फ यही है बेचने के लिए, मतलब इतना प्रताड़ित हो रहे थे लोग। दूसरा है गेटोइजेशन 1940 से 1944, ये 4 साल के अंदर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इसने सब लोगों को, पहले तो सब लोगों के बीच में एक्सक्लूजन क्रिएट किया बहुत ही दिमाग के साथ। इसने पूरी 10-12 साल की प्रोसेस की, है ना, एकदम से सबको मार देता तो लोग बोलते कि भैया क्या करो, तो इसने सबसे पहले तो लोगों के बीच में नफरत क्रिएट की कि तुम नफरत करो, इनको हेट करो। तो नॉर्मल लोग जो नहीं करते थे वो भी बेचारे हेट करने लगे, उनको भी धीरे धीरे दिमाग के अंदर आ गया कि भाई नहीं, हमको नफरत करना है। दूसरा इसने क्या किया, दूसरा इसने सबको गेटोइजेशन, मतलब सब लोगों को एक जगह पे बंद करना चालू कर दिया, कंसंट्रेशन कैंप बनाना चालू कर दिया। सितंबर 1941 से इसने क्या किया कि जितने भी ज्यूज हैं उनको रूल बना दिया कि आपको एक येलो स्टार पहनना पड़ेगा। यहां पर तुम देख सकते हो, ये अपने ब्रेस्ट पे, अपनी चेस्ट के ऊपर आपको येलो स्टार, यहां पर येलो स्टार कैरी करना पड़ेगा, जिससे दूर से पता चल जाए कि ज्यू है। तो करना कंपलसरी है, अगर आप ज्यू हो और आपने नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आपको करना पड़ेगा। और फिर अगर मान लो कि थिएटर है या मान लो कोई सिनेमा या कोई भी पार्टी चल रही है, उस पार्टी के अंदर जो भी स्टार वाले लोग थे उनको गेट से भगा देते थे कि भाई ऑब्वियस बात है ज्यूज तो अलाउड नहीं है। तो उन्होंने खुद ने ऐसा रूल बनाया कि ज्यूज को ऐसा पहनना पड़ेगा ताकि हम ज्यूज को एक्सक्लूड कर पाए हर जगह से, ठीक है। दे आर केप्ट इन ज्यूइश हाउसेस इन जर्मनी, तो अलग अलग हाउसेस बनने लगे ज्यूइश, ठीक है, जैसे कि गेटोस है ना। और फिर साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी, तो बेसिकली ये जो गेटोस थे ना, यहाँ पर बहुत ही मिजरी थी, बहुत ही पॉवर्टी थी, लोगों को अपनी सारी वेल्थ को सरेंडर करना पड़ता था, ठीक है। धीरे धीरे गेटोस जो थे वहां पर भूख इतनी बढ़ने लगी कि लोग भूख से ही मरने लग गए। तीसरा था एनिहिलेशन, ठीक है, ज्यूज फ्रॉम ज्यूइश हाउसेस। अब देखो जिन लोगों को इसने 4-5 साल तक वहां बंद कर रखा था, है ना, तो कुछ तो प्रताड़ित होने के कारण डिप्रेशन में मर गए, कुछ तो भूख के कारण मर गए। अब जो बचे हो जिंदा लोग बचे थे इन 4-5 सालों में, है ना, कौन से, ये 1944 से 44, 1940 से 44, इन 4 सालों में जो बचे हुए लोग थे इनको लाया गया एनिहिलेशन कैंप्स में 1941 के बाद से। एनिहिलेशन क्या है, एनिहिलेशन ऐसी जगह जहां पर गुड्स ट्रेन के अंदर डेथ फैक्ट्री बनाया गया, मतलब ट्रेन के अंदर गैसेस लीक करते थे, ट्रेन के जो डब्बे थे उसके अंदर गैस लीक करके जितने भी लोग थे सबको मार डालता था, ठीक है। पोलैंड एंड एल्सवेयर, मतलब इन जगहों पर इसने अपने चेंबर्स बना रखे थे, ठीक है। मास किलिंग्स होती थी विद इन मिनट्स विद इन साइंटिफिक प्रिसीजन, मतलब कि साइंटिफिकली जो गैसेस थी वो ऐसी बनाई गई थी कि कुछ ही मिनट के अंदर सब लोगों की मौत हो जाए, ठीक है। चलो एक मूवी है द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामाज, ये मूवी सजेशन है, तुम ये देख सकते हो अगर चाहो तो। ये देखो, ये व्यक्ति है ना ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा था, तो ये इसमें फंस के मर गया। मतलब ये जो जाल बना था तारों से उसको पूरा, मतलब क्या होता था कि ट्रेन होती थी, ट्रेन का डब्बा होता था, इसके अंदर सब लोगों को पैक करके, मतलब ऐसे 100-200 लोगों को एक साथ भर दिया उसके अंदर, बिल्कुल पहले ऐसे कंजेस्टेड होकर बिल्कुल भगदड़ मचा दी अंदर, गेट बंद कर दिया और गैसेस लीक कर दी, तो सारे के सारे लोग वहीं मर गए, ठीक है। ये देखो तुम भाई, ये इतने कपड़े हैं लोगों के। पहले तो लोगों को नंगा किया जाता था, लोगों को कपड़े के साथ मरने नहीं देता था, लोगों को पहले तो कपड़े होते, मतलब मरते मरते भी उनको पूरा ह्यूमिलिएट करते थे। तुम सोचो एक छोटा जीव बच्चा, एक कोई भी आम इंसान जो जीव कम्युनिटी को बिलोंग करता है या अनडिजायरेबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है, अकॉर्डिंग टू हिटलर उसकी क्या गलती थी जो उसको इतनी ज्यादा इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया गया। मतलब आप किसी इंसान को, उसके पूरे परिवार को और इतने सारे लोगों को एक साथ ट्रेन के डब्बे के अंदर बंद करते हो, 10 मिनट के लिए गैस छोड़ते हो, वो लोग वहां चीख चीख के मर जाते हैं, और वो भी बिना कपड़ों के। मतलब आप बिना कपड़ों के जाओ, मतलब उन लोगों को पता है, तुम सोचते हो ना, हम बोलते हैं ना कि उसको उनको पता है कि वो मरने वाले हैं। वो जब 5 साल गेटोइजेशन में थे, उन कैंप्स में थे, तब उनको पता था कि एक ना एक दिन हमारी मौत आएगी, वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और जब तुम सोचो वो सीन कैसा होता होगा कि मैं, मतलब तुम इमेजिन करो खुद को कि तुम्हें एक ट्रेन के डब्बे में ले जाया जा रहा है और तुमको पता है कि इसके पहले 100-200 लोगों की बैच को मार दिया गया, अब अगली बारी तुम्हारी है, तुमको मारने के लिए ले जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। और तुम वहां जाते हो और तुमको पता चलता है कि तुमको बस मारने ही वाले, अब तुम मरने वाले हो, तुमको पता है आखिरी 10 मिनट है मेरी जिंदगी क्या, मतलब कितना पेनफुल था, ठीक है। अब ये देखो इस टाइप के कंसंट्रेशन कैंप्स थे, ये कुछ फोटोज वगैरह हैं, उनके ना जूते भी ले लिया जाते थे, मतलब मारने से पहले। तो अब इसको ना कभी भी उल्टे सीधे टर्म्स नहीं देता, हिटलर बड़ा स्मार्ट था, हिटलर ने कभी भी उल्टे सीधे वर्ड्स नहीं दिए। क्या बोलता था, फाइनल सोल्यूशन,
ये सोल्यूशन बोलता था इस चीज को, ठीक है। ये देखो कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है, कंसंट्रेशन कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। तो बेसिकली कंसंट्रेशन कैंप दिखने में कितना सुंदर है, तुम सोचो भाई। हिटलर क्या आदमी, मतलब तुम थोड़ी देर इसके बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में, मैं अभी थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे, मतलब पूरी बॉडी कहां उठी इसके बारे में जान के कि ये क्या कम्युनिटी थी भाई। अब नाजी जर्मन की बात करते हैं, यूथ कैसा था, यूथ मतलब यंग लोगों की, है ना। तो ये हिटलर यंग लोगों को कैसे, अभी ये तो हमने देख लिया कि इसने कैसे प्रताड़ित किया, अभी कैसे लोगों को सपोर्ट करता है वो भी देखते हैं। तो इसको बहुत इंटरेस्ट था यूथ में, है ना। इसको लगता था कि बचपन से हमको नाजी आइडियोलॉजी पढ़ानी चाहिए लोगों को। तो इसने क्या किया, जितने बच्चे थे उनको स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी कंट्रोल ले लिया। तो स्कूल के अंदर सबसे पहले तो उसने क्लीन और क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। तो हिटलर जिन टर्म्स को क्लेंस्ड और प्यूरिफिकेशन बोलता है, एक्चुअली इनका मतलब है कि जितने भी ज्यू टीचर से सबको भगाओ, जितने भी ज्यू स्टूडेंट सबको अलग क्लासेस में करो। हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, जो गुड जर्मन्स हैं, जिनको गुड जर्मन्स बोलते हैं, जो आपके नॉर्डिक आर्यंस हो गए, वो अच्छे से पढ़ने चाहिए और दूसरे लोगों को खत्म करो, मतलब कोई इनको पढ़ाने लिखाने को मतलब नहीं है। तो ऐसे करके इसने क्या किया, क्लींस्ड और प्यूरिफाई, सबको अलग अलग खेलना है, सब एक साथ नहीं पढ़ सकते। और जितने भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रन है या जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको स्कूल से बाहर फेंक दिया जाएगा 1940 के बाद, और फिर उनको गैस चैम्बर्स ले जाएगा। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी गैस चैम्बर्स लेके मार देता था, ठीक है। ये देखो कुछ फोटोज है, जैसे डिजायरेबल चिल्ड्रन, ये हिटलर है, ये हिटलर का फोटो, रियल फोटो है ना। और ये सारे डिजायरेबल चिल्ड्रन है, देखो ये ब्लॉन्ड हेयर है, इनके ब्लू आईज हैं, तो ये सब इसके लिए डिजायरेबल है। तो कैसे इनके साथ में बिल्कुल प्यार मोहब्बत करा है। और ये ज्यूइश चिल्ड्रन है जिनको देखो, तुम फोटो देखो भाई, फोटो के नीचे लिखा क्या है, ज्यूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड। गैस्ड मतलब डेथ फैक्ट्री बना रखी थी उस भाई ने, तुम सोचो। ये जो इनकी कोई गलती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वहां पहुंचे, मतलब इनको ले जाया गया बाकायदा, वहां पर छोड़ा गया कि चलो अब तुम डेथ फैक्ट्री पहुंच गए हो, अब तुम मरने वाले हो। और ये लोग खड़े हैं, ये ट्रेन के बाहर खड़े हैं, इनको पता है कि अगला नंबर इनका है। कितना खतरनाक सीन है। गुड जर्मन को ये बिल्कुल नाजी स्कूलिंग देता था, स्कूल टेक्स्ट बुक रीराइट कर दी, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस कर दिया, नया साइंस लाया रेशियल साइंस, जहां पर ये बताता था कि कैसे हम बाकी सारी नस्लों से ऊपर और बाकी सारे नस्लें हमारे लिए खतरा है, तो हमको सबको खत्म करना पड़ेगा। ज्यूज के बारे में जितने भी स्टीरियोटाइप्स थे कि मतलब ज्यूज खराब होते हैं, गंदे होते हैं, सारे ज्यूज तो ऐसे नहीं होंगे ना, पर सबके बारे में ऐसा स्टीरियोटाइप्स बनाने लग गए। और मैथ क्लासेस के अंदर भी पढ़ाते थे, मतलब 2+2 4 के अंदर ज्यूज घटिया ये कहां से आ गया, पर इसने वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि लोगों को बचपन से ही लॉयल सबमिसिव होना सिखा दिया जाए, वर्शिप करे, हिटलर को वर्शिप करें वो, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर भी वायलेंस और एग्रेशन दिखाया था, मतलब लोगों को शुरू से ही वायलेंस और एग्रेशन। तो ये जो मैंने तुमको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना, हिटलर के पहले कि मास्कुलिन बनना चाहिए, बॉयज जितने भी होते हैं सबको स्ट्रांग होना चाहिए, सबको वायलेंट होना चाहिए, ये सब हिटलर की ही देन है, ये सब हिटलर ने फीड किया सबके अंदर, ठीक है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, जैसे कि इसने कुछ कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जैसे कि युंगवॉक नाम की एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहां पर जितने भी द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म ये यहां पर सेलिब्रेट किया था, ठीक है। अब तुम सोचो कि कहां सोशलिज्म और कहां यह प्रताड़ना। 14 साल के अंदर अंदर सबको हिटलर यूथ, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था हिटलर यूथ ज्वाइन करना पड़ता था। और यहां पर सारे अनडिजायरेबल को बिल्कुल डी कैटेगराइज करते थे, ठीक है, मतलब कंडेम करते थे। किसको किसको कंडेम करते थे, मतलब बेसिकली हिटलर यूथ के अंदर होता क्या था कि 14 साल की उम्र से ही बच्चों को सिखाया जाता था कि डेमोक्रेसी घटिया है, ज्यूज घटिया है, कम्युनिस्ट घटिया है, जिप्सीज घटिया हैं, अनडिजायरेबल लोग घटिया हैं, इनको मार देना चाहिए। फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, तुम ध्यान से देखो भाई, ये बिल्कुल आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देता था। तुम सोचो कि जब किसी बच्चे को 10 साल की उम्र से ही फ्रॉम द 10 ईयर एज तुमको अगर ये सिखाया जा रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो तुम मान जाओगे ना, तुम तो सही समझोगे उसको। तुमको 10 से लेकर 18 साल तक, 8 साल तक यही सिखाया जा रहा है कि ज्यूज घटिया हैं, ये घटिया हैं, वो घटिया हैं, मास्कुलिन बनो, वायलेंट बनो, तो तुम वही बन जाओगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल फिजिकल ट्रेनिंग के बाद में फाइनल जब 18 साल के होता था तो इनको लेबर सर्विस के लिए इनवाइट किया जाता था, ठीक है। और यूथ लीग ऑफ नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922, ठीक है। फिर इसका नाम बनके हिटलर यूथ हो गया, ठीक है। और हिटलर ने एक चीज और की, हिटलर ने बोला कि जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है सबको बंद करो, सिर्फ मेरा चलना चाहिए। हिटलर को था कि भाई सब जगह सिर्फ मेरा ही राज चलना चाहिए, तो इसने सारी जितने भी दूसरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उनको सिस्टमेटिकली, भाई हिटलर ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि उसने फटाक से बंद कर दिया। मैं कहता हूं दिमाग वाला है। बाकी राजा महाराजा इसके पहले कैसे थे कि नहीं अच्छा लग रहा बंद करो, नहीं अच्छा लग रहा बंद, इसने कभी ऐसा नहीं किया। इसने सिस्टमेटिकली डिजेनरेट किया, इसने सब लोगों को टॉर्चर किया होगा, सब लोगों को अंदर अंदर चिल्लाया होगा, बोला होगा, ठीक है। अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, अब ये मदर्स को कैसे ट्रीट करता था, ठीक है। तो नाजी ने शुरू से बोला, यानी कि नाजी की जो आइडियोलॉजी थी, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो सिंपल थी। इसने शुरू से बोला कि मैन और वुमेन अलग अलग है, ठीक है। ये जितनी भी फाइट फॉर इक्वल राइट्स होती है ना, ये एक्चुअली सोसाइटी खराब कर देगी। मतलब हिटलर का ऐसा मानना था कि अगर मैन और वुमेन को इक्वल ट्रीट किया गया ना तो हमारी सोसाइटी खराब हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है। बॉयज को हमेशा ट्रीट किया जाता है कि एग्रेसिव होना है, और गर्ल्स को हमेशा ट्रीट किया जाता है कि आपको अच्छी मदर्स बनना आगे चल के, ठीक है। यू हैव टू बी गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन, मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छी माएं बने और अच्छे प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन पैदा करें जो प्योर ब्लड के हों, ठीक है। गर्ल्स को उनकी प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, उनको ज्यूस से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ठीक है। दे हैड टू बी बियरर्स ऑफ आयरन कल्चर एंड रेस, ठीक है। तो ये देखो
है ना। 1933 में हिटलर ने बोला कि मेरे कंट्री के अंदर, इन माय स्टेट, मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। तो ये ऐसा कहता था कि मदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली यही आगे और बच्चे पैदा करेंगी, और यही इन्हीं के कारण हमको और आर्यन पॉपुलेशन मिलेगी, जिसको हम पूरी दुनिया में डोमिनेट करेंगे। ठीक है, पर ऑब्वियस बात है इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो भी अनडिजायरेबल, मान लो कि किसी मां ने एक अनडिजायरेबल बच्चा पैदा किया, अनडिजायरेबल मतलब कि वो बिल्कुल उस कलर का नहीं जिस कलर का हिटलर चाहता है, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, और जो अच्छे बच्चे पैदा करती थी, मतलब जो बिल्कुल उस कलर के होते थे बिल्कुल, उनको अवार्ड दिया जाता था। जो भी डिजायरेबल बच्चे पैदा करते थे ना, उनको फेवर ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट मिलता था, शॉप्स के अंदर कुछ डिस्काउंट मिलता था, थिएटर टिकट मिलते थे, रेलवे फेयर में कुछ कंसेशन मिलता था, इतना अवार्ड दिया जाता था। और जो अनडिजायरेबल पैदा करती थी उनको उनको सजा दी जाती थी, उनको पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, अगर आपने 4 बच्चे पैदा किए, 4 अच्छे बच्चे, डिजायरेबल चिल्ड्रन, तो आपको ब्रोंज क्रॉस मिलता था। 6 पैदा किए तो आपको सिल्वर मिलता था, और 8 अगर अच्छे बच्चे पैदा किए तो आपको गोल्ड मिलता था। मतलब ये हिटलर ने ऐसा बना रखा था कि आप अगर एक मां हो और अगर आपने अच्छे गुड जर्मन्स जो डिजायरेबल हैं, अच्छे कलर के अच्छे सुंदर बच्चे पैदा किए, तो आपको गोल्ड से भी नवाजा जाएगा, और नहीं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और जितने भी आर्यन, जो ऐसे विमेन थी जो डेविएट होते थे, मतलब जो दूसरे रास्ते पे भटक जाते थे, इनको पब्लिकली बेइज्जत किया जाता। ठीक है, जो लोग ज्यूज के साथ में कांटेक्ट रखते थे, मतलब मान लो कि किसी विमेन का, किसी महिला का कोई जूई आदमी है, जूई औरत दोस्त है, तो उसके बाल मुंडवा दिए जाते थे। देखो तुम बीच में, ठीक है, ये आसपास के लोग कैसे हंस रहे हैं, और ये बीच में देखो इस औरत को, इसके बाल कटवा दिए गए। क्यों? क्योंकि इसने किसी जीव आदमी या फिर जीव औरत के साथ में अपना कांटेक्ट रखा होगा। ठीक है, ये मतलब बेसिकली उसको ना लिखा भी आता था उसके ऊपर, आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मतलब कि मैंने इस देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, ये उसके ऊपर लिखा आता था। ठीक है, और उसको घुमाया जाता था पूरी जगह पे, जेल सेंटेंस मिलती थी, सिविक ऑनर हटा दिया जाता था। इनके जो इनफैक्ट ये जो औरत है ना, अब इसको अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली से भी दूर छीन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने किसी जीव आदमी या जीव औरत के साथ में कांटेक्ट रखा था, जो इसको नहीं रखना चाहिए था, इसने रखा। इसके देखो पूरे बाल मुंडवा दिए, कैसे रो रही है सड़क पे बैठ के, पर आसपास के लोग हंस रहे हैं। ये हालत थी। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, तो धीरे धीरे करके इसने जो चीजें की ना, ये सिर्फ मतलब गंदी नहीं थी, पर चिलिंग थी, मतलब ऐसी चीजें थी कि तुम्हें चिल्स आने लग जाएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसने कभी भी किल या मर्डर ऐसे शब्दों का यूज नहीं किया, इसने हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन ऐसे वर्ड्स का यूज किया। ये कभी अपनी स्पीच में ये नहीं बोलता था कि ज्यूज को मारो, ये बोलता था कि ज्यूज का फाइनल सॉल्यूशन करो, ज्यूज का स्पेशल ट्रीटमेंट करो। ठीक है, उथैनेसिया मतलब ये डिसेबल्ड को अलग वर्ड देता था। ठीक है, इवैक्यूएशन मतलब कि लोगों को गैस चैम्बर में भेजना। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मतलब समझते हो तुम? कभी तुम फ्लाइट में बैठो तो पायलट बोलते हैं ना कि जब भी मैं इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन इवैक्यूएट 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 बोलूं, मतलब कि निकलना है हमको प्लेन से। तो इसने इवैक्यूएशन वर्ड का मतलब था कि हम इनको निकाल रहे हैं सोसाइटी से, तो इसको इवैक्यूएशन, जबकि वहां पर हो क्या रहा है, गैस चैम्बर के अंदर किलिंग हो रही है। ठीक है, और गैस चैम्बर को गैस चैम्बर नहीं, डिसइंफेक्शन एरिया बोलते थे। ठीक है, चलो धीरे धीरे अब मीडिया तो ऑब्वियसली बात है नाजी के हाथ में था, मीडिया जो है पूरा नाजी कंट्रोल था, नाजी जैसा चाहता था वैसे मीडिया करता था। धीरे धीरे मीडिया ने भी वही काम किया। ऑब्वियसली बात है नाजी ने पूरा खरीद रखा है मीडिया, तो नाजी की कोई बुराई कर ही नहीं सकता मीडिया में, तो जो नाजी बोलेगा, जो हिटलर बोलेगा, वही मीडिया के अंदर चलेगा। ठीक है, जितने भी सोशलिस्ट लिबरल्स हैं, इन सबको बिल्कुल वीक माना जाता था, घटिया माना जाता था, है ना, और उनको बिल्कुल फॉरेन एजेंट माना जाता था कि भाई ये दूसरे देश के जो एजेंट है इनको दूर करो। प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई। ठीक है, जैसे इटर्नल ज्यू, ये एक फिल्म बनाई गई। इस फिल्म के अंदर बताया गया कि कैसे इनकी फ्लोइंग बियर्ड्स और काफ्तान, जबकि असली में ऐसा होता ही नहीं है, पर इनको बिल्कुल ऐसा बताया गया ताकि जो आम जनता है वो जब भी किसी जीव आदमी को देखे तो उसको नफरत दिखे, वो देखते से ही नफरत पैदा हो, वो चाहता था हिटलर। ठीक है, चलो नाजी ने धीरे धीरे करके सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को अपने साथ लेने की कोशिश की कि भाई हम सारे जर्मन को साथ में लें। अब ऑर्डिनरी पीपल देखते कि भाई ऑर्डिनरी लोग क्या करते थे, है ना। भाई ये तो हमने देख लिया कि भाई जो नाजी और नाजी के सपोर्टर है वो तो अंधे सपोर्ट है, पर इसमें आम जनता क्या करती थी, है ना, आम जनता जिसको कोई लेना देना वो क्या करती थी, कोई आवाज उठाता भी था या नहीं? तो हाँ भाई कुछ आवाज उठाते थे। ठीक है, कुछ जो थे, अब देखो बेसिकली आम जनता को इतना उसने माइंड वॉश कर दिया था कि नॉर्मल लोग जो थे वो भी जैसी नजर पड़ जाती थी किसी जीव आदमी पे, वैसी उनको दुश्मनी, वैसी उनको हेट्रेड और एंगर आया था। ठीक है, दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। उन्होंने क्या किया, ज्यूज के जो घर थे, जो आम जनता थी, वो क्या करती है कि जो भी लोग ज्यूज थे ना, उनके घरों के बाहर निशान लगा देते थे और लिख देते थे कि दीज आर सस्पिशियस नेबर्स, एक दिन हमारी जान ले लेंगे। ठीक है, और जेन्युइनली इनको लगता था कि नाजिज्म जो है वो अच्छी वेलबींग लाएगा। पर हर जर्मन एक नाजी नहीं था। कुछ लोगों ने आवाज भी उठाई, एक्टिव रेजिस्टेंस शो किया, पर ऑब्वियसली बात है जर्मन है। ठीक है, नाजी का राज है, नाजी की मीडिया है, दबा देते थे, सीक्रेट पुलिस बनी हुई है, गेटोइजेशन कर देते थे जो आवाज उठाता था। ठीक है, और मैक्सिमम जो लोग थे, जो मैक्सिमम जर्मन थे, है ना, जो द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन, देखो कुछ सपोर्टर्स हो गए, कुछ उनके अगेंस्ट हो गए। मैक्सिमम जर्मनी को कोई लेना देना था, मैक्सिमम जर्मनी चुपचाप बैठी रहती थी, बोलती थी कि भैया अपन कुछ नहीं करते, अपन बस पैसिव ऑनलुकर्स, मतलब हम बस देखते हैं। ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप देखो बेटा, जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है हमारे ऊपर, जब तक कोई कुछ ना तब तक चलने दो, क्या करना तुमको, जूस को मर रहे हो मरने दो। ये स्थिति आ गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को डर लगता था, देवर मतलब उनको डर लगता था भाई हिटलर से।
ठीक है। फिर ये एक फिलोसोफर है, इसने बताया कि कैसे ये गलत काम चल रहा है यहां पर। ठीक है। अब ज्यूज को क्या लगता था वो तो एक अलग स्टोरी है। मैं अभी अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जर्मन्स को कैसा लगता था। पर तुम सोचो ज्यूज की क्या हालत होती होगी। ज्यूज को तो पता है ना कि 5-10 साल बाद उनको मरना है, जाके उनको मार दिया जाएगा। तो ज्यूज की कितनी गंदी हालत होगी, तुम सोचो। ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड की गई है ना, एक बुक लिखी गई, थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि आप पब्लिकली भी नहीं कर सकते। तो चार्लोट बेराट ये एक जीव आदमी था और इसने अपनी एक किताब लिखी थी जिसके अंदर बताया था कि हमारी कैसी हालत हो गई। ठीक है। उसने पूरा बताया था कि कैसे हमारे बारे में स्टीरियोटाइप फैलाए जाते हैं और हमें बिल्कुल गंदी नजरों से देखा जाता है। ठीक है। और जितनी भी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस थी जो कि नाजी ने बनाई थी, उससे ज्यूज को डर लगता था यार। मतलब ज्यूज वैसे थे ही नहीं, पर लोगों को डर लगता था। ठीक है। उनके सपनों तक में उनकी फट जाती थी बुरी तरीके से। और ज्यूज जो है वो मरने से पहले कई मौत मरे हैं। ठीक है। अल्टीमेट जो इनकी जो डेथ थी वो तो गैस चैम्बर में हुई, पर ये वहां मरने से पहले कई मौतें मरे हैं। लोगों ने प्रताड़ित किया, मारा, कितना ह्यूमिलेट किया, कितनी गंदी गंदी चीजें हुई होंगी। ये देखो ऐसे बनाया था ज्यूज को। मतलब ये नाजी जो है, नाजी पोस्टर है एक मतलब नाजी ने पोस्टर बनाया था और कैसे बोला था कि ज्यूज जो है ये क्या है, पैसों की बोरी, पैसे की बोरी के ऊपर बैठ के राज करते हैं। ऐसा नाजी बोलते थे इनके बारे में, जबकि कुछ नहीं करते थे। ये तो नाजी कर रहा है, उल्टा हिटलर ऐसा काम कर रहा है। पर हिटलर ने पूरी इमेज अपनी वैसी बनी। ठीक है। अब हॉलोकास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। हॉलोकास्ट मतलब बेसिकली हुआ कि नाजी किलिंग जो ऑपरेशन होते थे उनको हम हॉलोकास्ट बोलते हैं। तो कैसे धीरे धीरे करके पूरे हॉलोकास्ट होने के पर हमें दिखा रखा है। अब देखो इतनी इतनी दिक्कत आ गई थी, इतनी समस्या हो गई थी लोगों के अंदर कि एक गेटो इनहेबिटेंट ने बोला, गेटो इनहेबिटेंट मतलब जो गेटो में रह रहा जो जीव होगा, उसने बोला कि मुझे बस आधे घंटे के लिए इस वॉर के बाद दूना, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना भाई। देखो ऑब्वियसली बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का तो पोल खुलने वाली थी सबकी, है ना। तो ज्यूज हमेशा से ये चाहते थे कि हमारे साथ जो हुआ है ना, ये दुनिया हमेशा याद रखे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भाई ऑब्वियसली बात है, जर्मनी हार गया, हिटलर हार गया। तो लोगों को लगा, जो ज्यू लोग थे उनको लगा कि नहीं यार, अब हमारी बात प्लीज पूरी दुनिया में फैलाओ, हमारे साथ क्या क्या हमारे बारे में प्लीज आगे बातें फैलाओ। ठीक है। ये सारी बातें होने लगी और एक आदमी ने ऐसा बोला कि वॉर खत्म होने के बाद मुझे बस आधा घंटा जीने दो, मुझे बस आधे घंटे की मोहलत दे दो कि मैं इस वॉर के बाद में फ्रीली कुछ बोल पाऊं। मैं पिछले 10-20 सालों से बिल्कुल दब के बैठा हुआ हूं, मेरी मौत रोज मेरे ऊपर मेरे सिर पे नाच रही है, मुझे बस आधा घंटा दे दो जहां पे मैं फ्रीली अपने बारे में एक्सप्रेस कर पाऊं। इतनी इतनी समस्या हो गई थी। ठीक है। ये बताना चाहता था कि कैसे, ये पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि कैसे नाजी जर्मनी ने, कैसे हिटलर के अंडर हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं। ठीक है। कई सारे लोगों ने अपनी डायरीज लिखी जो अब धीरे धीरे करके बाहर आने लग गई। ठीक है। और नाजी लीडर डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो क्या हुआ, जो नाजी लीडरशिप थी, अब देखो हिटलर को पता चल गया कि हम हार चुके हैं, है ना। हिटलर तब भी स्मार्ट था। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जितनी भी लीडरशिप थी सबको पेट्रोल बांट दिया, और बोला कि हमारी जितनी भी किताबें, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको जला दो। भाई हम ऑब्वियस बात है, हिटलर पूरी तरीके से हार गया, जर्मन पूरी तरीके से हार गया। पर हिटलर ने क्या किया, नाजी ने क्या किया, नाजी पार्टी ने एक चीज मेक श्योर की कि हमने जितने भी प्रताड़ित किए लोगों को वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हमारी जो किताबें, जो स्पीच है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे ऑफिशियल पेपर्स हैं, जिनके अंदर हमने ऐसा लिखा होगा कि इन लोगों को मार दो मार दो मार दो, ये कर दो वो कर दो, वो सारे जला दो ताकि बाहर प्रूफ ही मिले। पर ऑब्वियस बात है ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आज भी लोगों को पता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज पता है, आज हमको ये बात पता है इसलिए आज हम देख पा रहे हैं। ठीक है। और ये उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट है जिन लोगों ने आवाज उठाई है, और उन लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं, वार्निंग है, जिन्होंने इसको चुपचाप देखा है। तो हिटलर जैसी हिस्ट्री आगे रिपीट ना हो, इसके लिए हमें एक सबक मिलता है कि कभी भी इतनी पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, वरना वो बावला हो जाता है। तो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज द एंड ऑफ आवर स्टोरी। चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, स्टोरी की तरह मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश किया। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इसके बाद में अगर हो सके तो अपने एनसीईआरटी रीड कर लेना, या फिर अगर तुम नोट्स पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छी बात है, नोट्स पढ़ लेना। मैं जो इसकी स्लाइड्स है टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आया होगा, हमने इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हमें नाजी या फिर हिटलर के दिमाग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, अपने पोटेंशियल को कैसे यूज करना है। तो दैट बीइंग सेड, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना @कौन प्रणय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।